हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी का जियोग्राफी बुक से चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले एक बार बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ स्टडी करने वाले हैं। देखिए, चैप्टर के टाइटल से ही क्लियर हो रहा है कि इस चैप्टर में हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक हो गया मिनरल्स और दूसरा हो गया एनर्जी। ठीक है, मिनरल्स में हम तीन चीज़ पढ़ रहे होंगे कि मिनरल्स होता है क्या है, इसका डेफिनेशन देखेंगे। मिनरल्स, ओर्स, रॉक्स, ये सब चीज़ क्या होता है वो देखेंगे। दूसरा ऑकरेंस, मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ टाइप्स, कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं। एक आपका हो गया फेरस मिनरल्स जिसमें आयरन पाया जाता हो, एक हो गया नॉन फेरस, ठीक है, एक हो गया नॉन मेटेलिक मिनरल्स, उसके बाद आपका आ जाता है रॉक मिनरल्स। तो ये चारों ही टाइप को हम स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, और उसके बाद तीसरा टॉपिक आ जाएगा मिनरल्स को बचाएंगे कैसे, कंजर्व कैसे करेंगे वो देख लेंगे, कंजर्वेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज़ पढ़ते ही हमारा मिनरल्स ख़त्म। उसी तरीके से एनर्जी में भी पढ़ना है हमें। सबसे पहले पढ़ेंगे कितने टाइप्स के एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। तो दो टाइप के हैं, एक हो गए कन्वेंशनल और दूसरे हो गए नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में आपके आते हैं वही कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और नॉन कन्वेंशनल में आपका सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब आता है, टाइडल एनर्जी। ठीक है, तो ये पढ़ना है हमें। और उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा इसमें कंजर्वेशन, एनर्जी रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करेंगे। बस इतना चीज़ देखते ही ये जो हमारा पूरा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब डिटेल में स्टडी करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है इंट्रोडक्शन टॉपिक। यहाँ पे बताया हुआ है कि हम अपने डेली लाइफ में कई सारे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कि किससे बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है। ठीक है, ये मेटल्स आता कहाँ से है। तो देखिए, अर्थ का जो क्रस्ट है, अगर आप अर्थ के इमेज को देखें तो सबसे पहले देखिए बीच में जो होता, ये मान लीजिए अर्थ है, तो सबसे बीच में यहाँ पे क्या होता है, कोर मैटर, उसके ऊपर क्या आता है, मेंटल। ठीक है, इनर मेंटल, आउटर मेंटल, और उसके ऊपर सबसे जो ऊपर का जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट, ऊपर का जो लेयर है क्या बोलते हैं इसको, क्रस्ट। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट जो है ना, उसमें कई सारे टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं मिनरल्स, रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी मिनरल्स में से कई सारे मेटल्स को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट, समझे। तो देखिए, अर्थ है, अर्थ का जो ऊपर का जो लेयर है जिसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं, उसमें कई सारे रॉक्स है। ठीक है, रॉक्स कौन सा टाइप का होता है, मेनली तीन टाइप का होता है, इग्नस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो इसी रॉक सब में मिनरल्स पाए जाते हैं, और इसी मिनरल्स के अंदर क्या है, मेटल्स है, जो मेटल का हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, जो भी है, कॉपर। ठीक है, चलिए इतना बात हमने जाना यहाँ पे। फिर आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मिनरल्स है हर चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि रेलवे लाइन से लेके, रोड से लेके, ठीक है, मशीन्स, कार, बसेस, हर जगह मिनरल्स यूज़ होता है। चलिए, और ज़्यादा कुछ यहाँ पे काम का बात नहीं है। फिर यहाँ पे एक बात बोला गया है कि जो हमारे टूथपेस्ट है वो भी, उसमें भी क्या चीज़ का यूज़ होता है, मिनरल्स का यूज़ होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, तो फ्लोराइड जो कि कैविटीज़ को रिड्यूस करता है, ये एक मिनरल फ्लोराइड से बना हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे टूथपेस्ट का कलर अगर वाइट है तो वो किसके कारण है, वो है टिटेनियम ऑक्साइड के कारण। टिटेनियम ऑक्साइड इन सब मिनरल से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, फिर कई सारे ऐसे टूथपेस्ट होते हैं जो थोड़े चमकते हैं, स्पार्कल करते हैं, तो वो चमक आता है बिकॉज ऑफ एक मिनरल जिसका नाम है माइका। ठीक है, और ये जो टूथपेस्ट है एक ट्यूब में पैक होता है, उस ट्यूब को प्लास्टिक से बनाया जाता है। फिर टूथब्रश भी प्लास्टिक से बनता है, और ये प्लास्टिक कहाँ से आता है, पेट्रोलियम से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई सारे चीज़ जो कि है किससे बने हुए, मिनरल से बने हुए हैं। फिर एक अगला यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स। जो हमारे शरीर के अंदर लाइफ प्रोसेस होते हैं, लाइफ प्रोसेस पता है आपको, हम आपको साइंस में पढ़ा चुके हैं। लाइफ प्रोसेस 3-4 टाइप का होता है टोटल, RENT, याद है कुछ आपको, या फिर NRTE, जैसे भी आप याद कीजिए। N फॉर न्यूट्रिशन, R फॉर रेस्पिरेशन, T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और ये एक्सक्रीशन। तो ये सभी जो लाइफ प्रोसेस है ना, ये मिनरल्स के बगैर नहीं हो सकते हैं। देखिए, ऑल्दो आवर मिनरल इनटेक रिप्रेजेंट्स ओनली अबाउट 0.3% ऑफ आवर टोटल इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, they are so potent and so important that without them we would not be able to utilize the other 99.7% of the food stuff। हम जितने भी चीज़ खाते हैं ना, उसमें से सिर्फ 0.3% ही क्या है, मिनरल्स है। ठीक है, लेकिन ये 0.3% ही इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये नहीं रहेगा तो बचा हुआ 99.7% जो हम खाना खा रहे हैं इसको हमारा शरीर यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये मिनरल्स। ठीक है,
तो ये सब जो बॉक्स वाला पार्ट है ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसलिए बता दिए क्योंकि आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो उसमें इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जो आपका मेन क्लास 10 का सिलेबस है, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो टॉपिक। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ अ मिनरल। मिनरल होता क्या है? तो जियोलॉजिस्ट मिनरल को ऐसे डिफाइन करते हैं कि मिनरल इज़ अ होमोजेनस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। सबसे पहला बात तो मिनरल्स का क्या होते हैं? होमोजेनस। होमोजेनस मतलब ये मान लीजिए कोई एक आप सब्सटेंस उठाए, यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर है वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी हर जगह बराबर सेम स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको बोलते हैं होमोजेनस। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है ये। ठीक है, अर्थ में पहले से पाया जाता है, इंसान इसको नहीं बना सकता है। विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, और इसका एक फिक्स्ड इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, मतलब केमिकल कंपोजिशन होगा जो कि फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को मिनरल कहते हैं। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि आपने मिनरल तो साइंस में भी पढ़ रखा है, चैप्टर नंबर 3 में हम आपको पढ़ाए थे मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में, तो वहाँ पे भी हमने मिनरल का डेफिनेशन देखा था जो कि काफ़ी सिंपल था इसके कंपैरिजन में। तो वही डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख रखे हुए हैं। ठीक है, देखिए मिनरल क्या होता है? मिनरल्स ऐसे एलिमेंट या फिर कंपाउंड होते हैं विच ऑकर नेचुरली, ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, इन द अर्थ क्रस्ट, ये वाला पॉइंट भी आ गया यहाँ पे। इसे ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? मिनरल्स कहते हैं। मतलब द एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। काफ़ी सिंपल और इजी डेफिनेशन, आप चाहे तो ये याद कर सकते हैं। ठीक है, साइंस बुक से ही लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का ही डेफिनेशन है ये भी, या फिर आप चाहे तो आप ये भी याद कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और टर्म है जिसको बोलते हैं ओर। याद है कुछ आपको? हम आपको साइंस में बताए थे ओर क्या होता है। देखिए, एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। ऐसे मिनरल्स को ओर्स कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ये एक मिनरल पाया जा रहा है और इस मिनरल के अंदर कोई एक पर्टिकुलर मेटल का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक मिनरल में बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है, उसमें से मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट या फिर मेटल का परसेंटेज ज़्यादा है, तो अगर हम इस मेटल को काफ़ी प्रॉफिटेबली निकाल सके, ठीक है, मतलब इसको निकाल के अगर हम बेचेंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही मिनरल को क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। मान लीजिए ये एक और मिनरल है जहाँ पे इतना सा कोई एक और मेटल है, आयरन है, इतना सा कुछ और है, कैल्शियम। ठीक है, इतना सा कोई और मिनरल, इतना सा कोई और मेटल, इतना सा कोई और मेटल, बहुत सारा मेटल मिलकर बना हुआ है। अगर इसको एक्सट्रैक्ट करे, कोई एक मेटल को यहाँ से निकाले, तो इसको निकालने का खर्चा ही बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, मतलब इसको निकालना प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा है प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। ऐसा मिनरल जिसमें एक पर्टिकुलर मेटल का क्वांटिटी ज़्यादा हो, जहाँ से अगर हम इस मेटल को निकाल के अगर बेचें तो उसमें प्रॉफिट हो। ठीक है, तब उस मिनरल को क्या कहेंगे? ओर कहेंगे। इसका मतलब हर ओर क्या होता है? एक मिनरल होता है, लेकिन सभी मिनरल ओर नहीं होते हैं। समझे कि नहीं? ऐसा ही मिनरल जिसमें एक पर्टिकुलर मेटल ज़्यादा हो, जिसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे ही मिनरल को ओर कहते हैं। बात अगर यही समझ रहे हैं? चलिए, तो ये इसका डेफिनेशन आगे इसी चैप्टर में भी मिलेगा, फिलहाल आप चाहे तो ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनरल का डेफिनेशन, ओर का डेफिनेशन अच्छे से तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं आपसे। चलिए, फिर यहाँ पे कुछ एक फैक्ट लिखा हुआ है। सबसे हार्डेस्ट मिनरल कौन सा है? तो डायमंड हो गया। और सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल कौन सा हो गया? तो टैल्क। ये भी आप याद कर लीजिए। तो मिनरल का बहुत वैरायटी के मिनरल्स नेचर में पाए जाते हैं। आगे देखिए, हमने रॉक्स के बारे में पहले के क्लासेस में पढ़ रखा है, आप पढ़े होंगे। तो रॉक्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स मिलके क्या बनाते हैं? एक रॉक बनाते हैं। समझे? कुछ रॉक्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक ही सिंगल मिनरल से बने हुए होते हैं, जैसे कि लाइम स्टोन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसा एक रॉक बताइए जो सिर्फ एक ही मिनरल से बना हुआ है, तो वो क्या है? लाइम स्टोन। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ रॉक जो होते हैं ना, वो सेवरल मिनरल से मिलके बने हुए होते हैं, अलग अलग रेशियो में मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा बात आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि किसी भी जगह पे एक कैसा मिनरल बनेगा, उसका फॉर्म स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो डिपेंड करेगा दो चीज़ों पे। एक तो फिजिकल कंडीशन कैसा है और केमिकल कंडीशन कैसा है उस जगह पे। इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि एक पर्टिकुलर मिनरल का कैसा फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए, मतलब उसका हार्डनेस कैसा होगा, कलर कैसा होगा, क्रिस्टल होगा कि नहीं होगा, लस्टर साइन होगा कि नहीं, डेंसिटी कैसा होगा, ये सब चीज़ किस पे डिपेंड करता है? उस जगह का फिजिकल और केमिकल कंडीशन पे। ठीक है, चलिए, तो ये जो छोटा छोटा पॉइंट आप याद रखेंगे। अब आगे आ जाइए। आगे यहाँ पे बॉक्स में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। जियोग्राफर और जियोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है? ये दोनों ही लोग मिनरल्स को स्टडी करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से स्टडी करते हैं।
जियोग्राफर जो है मिनरल्स को स्टडी करते हैं एज अ पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंड फॉर्म्स। जियोग्राफर जब अर्थ क्रस्ट को स्टडी कर रहे हैं कि अर्थ का जो सरफेस है वहाँ पे उसका लैंड फॉर्म कैसा कैसा है उस पर, तो उसी को स्टडी करते वक्त वो मिनरल्स को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। और इनका इंटरेस्ट होता है कि ये मिनरल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस जगह पे ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है, किस जगह पे कम पाया जाता है, और वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसा हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मिनरल है तो यहाँ पे आसपास कैसा इंडस्ट्रीज़ है, लोग का लाइवलीहुड कैसे चल रहा है, इन सब चीज़ों पे इंटरेस्ट होता है जियोग्राफर का, ठीक है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो मिनरल्स का फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं कि मिनरल्स बना कैसे, ठीक है, उसका फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन कैसा है, कौन कौन सा मेटल है, कौन कौन सा एलिमेंट है उसमें, वो कितना पुराना है, उसका एज कितना है, ठीक है। इन सब बातों में इंटरेस्ट होता है जियोलॉजिस्ट का। लेकिन जियोग्राफर का मेन इंटरेस्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन पे और वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसा है उस पर, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स कैसे पाया जाता है अर्थ पे, ठीक है। तो मिनरल्स जो है यूजुअली कहाँ पे पाए जाते हैं, ओर्स में। याद है ओर्स, अभी आपको बताएं, ऐसा मिनरल्स जिसमें एक पर्टिकुलर मेटल का क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो, जिसको हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। तो ओर का मतलब क्या है, एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्सड विथ अदर एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब उसमें एक मिनरल तो होगा और भी बहुत सारा एलिमेंट होगा, इसी एक्यूमुलेशन को क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। और ओर का डेफिनेशन अभी इनकम्प्लीट है, यहाँ पे एक और पॉइंट जोड़ा हुआ है कि उसमें जो मिनरल कंटेंट है ओर का मस्ट बी इन सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन। उस मिनरल का क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए ताकि एक्सट्रैक्शन जो करे वो एक कमर्शियली वायबल हो, मतलब प्रॉफिट हो उसमें, ठीक है, तभी उस मिनरल को ओर कहेंगे, समझे। तो आप चाहे तो ये डेफिनेशन भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा एन एक्यूमुलेशन से लेके पूरा यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। आप चाहे तो ये याद कर लीजिए या फिर जो हम ऊपर लिख रखे थे आप चाहे तो ये भी याद कर सकते हैं, जो आपका मर्जी, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे कि मिनरल्स कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, किस किस रूप में एग्जिस्ट करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यही थोड़ा टफ टॉपिक है इस चैप्टर का, लेकिन यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा इस टॉपिक से। देखिए तो मिनरल्स किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो मिनरल्स हमें पता है रॉक्स में पाए जाते हैं, और रॉक्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, इग्नस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। तो सबसे पहले बात करेंगे इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि ये इग्नस रॉक होते क्या हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी अर्थ से वोल्केनो जब होता है वहाँ पे क्या निकलता है, लावा या फिर मैग्मा निकलता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, मोल्टेन फॉर्म में, ठीक है, पिघला हुआ अवस्था में निकलता है लावा या फिर मैग्मा। तो यही लावा या फिर मैग्मा जब ठंडा हो जाता है, कूल होने के बाद क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यही आगे चल के क्या कहलाने लगेगा, यही इग्नस रॉक कहलाएगा, ठीक है। फिर दूसरा तरफ है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक नाम से ही समझ में आ रहा है, मॉर्फ मतलब बहुत स्ट्रक्चर चेंज होना, ठीक है। तो कोई अगर इग्नस रॉक है या फिर सेडिमेंट्री रॉक है, इसी पे अगर बहुत ज़्यादा हीट पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, तो यही चेंज होके, इसका स्ट्रक्चर चेंज होके क्या हो जाएगा, ये आगे चल के मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक बात जाने इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। तो इन सब रॉक्स में मिनरल्स जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, क्रैक्स में, कर्विसेस में, फॉल्ट में या फिर जॉइंट में, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब क्या होता है, ये सब बहुत बड़े बड़े टर्म है, इसमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, इसके बारे में आप डिटेल में क्लास 11 में पढ़ रहे होंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिए कि क्रैक्स अगर डेवलप हो गया कोई अगर रॉक में, तो उस क्रैक वाले जगह पे क्या पाया जाएगा, मिनरल्स पाया जाएगा, क्रेविसेस, ठीक है। फॉल्ट और जॉइंट, मान लीजिए ये एक प्लेट है, अर्थ का क्रस्ट तो प्लेट से बना हुआ है, ठीक है, और ये भी एक प्लेट है, ये प्लेट मान लीजिए इधर मूव कर गया, ये प्लेट इधर मूव कर गया, बीच में जो स्पेस क्रिएट हो गया, इसको क्या बोलेंगे, फॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से अगर कोई मान लीजिए ये पूरा एक ही रॉक था, एक ही प्लेट था, ये इधर, इस पर इधर प्रेशर पड़ा, इस पर इधर प्रेशर पड़ा, बीच में एक हल्का सा ये क्रैक डेवलप हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, जॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो इन सब जगहों पे क्या पाया जाता है, मिनरल्स पाया जाता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये, इंपॉर्टेंट बात ये है, द स्मॉलर ऑकरेंसेस आर कॉल्ड वेन्स एंड द लार्जर आर कॉल्ड लोड्स। ऐसा जगह जहाँ पे कम अमाउंट में मिनरल्स पाया जाता है उसको वेन्स बोलते हैं, और ज़्यादा अमाउंट में जहाँ मिनरल्स पाया जाए उसको क्या बोलेंगे, लोड्स बोलेंगे, ठीक है। इन मोस्ट केसेस यहाँ पे मिनरल्स जो होते हैं वो लिक्विड या फिर मोल्टेन फॉर्म में होते हैं, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ स्टेट में, ठीक है, या फिर गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं यहाँ पे मिनरल्स, ठीक है। फिर यही बाद में ठंडे होकर सॉलिडिफाई हो जाते हैं,
फिर अगला पॉइंट देखिए, मेजर मेटेलिक मिनरल्स लाइक टीन, कॉपर, जिंक एंड लेड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेन्स एंड लोड्स। मतलब ये जो दो रॉक्स है, इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसमें किस टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं? तो टीन, कॉपर, जिंक, लेड, बहुत इंपॉर्टेंट, ये चारों नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट बन जाएगा इस पर कि हाउ डू मिनरल ऑकर इन इग्नस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मिनरल्स इसमें कैसे पाए जाते हैं? तो आपको ये बात लिखना पड़ेगा कि मिनरल्स क्रैक्स, कर्विसेस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स, इन चारों जगहों पे पाए जाते हैं। छोटे जगहों पे जहाँ पाए जाते हैं उसको वेन्स बोलते हैं, और कहीं ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स है तो उसको लोड्स कहेंगे। 4 मिनरल का एग्जांपल आप याद रखेंगे, टीन, कॉपर, जिंक और लेड, ठीक है। और ये याद रखिएगा, मेटेलिक मिनरल्स जनरली इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, चलिए पहले पढ़ते हैं, यहीं पे हमें क्लियर हो जाएगा कि इन सेडिमेंट्री रॉक्स अ नंबर ऑफ मिनरल्स ऑकर इन बेड्स या फिर लेयर्स, दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं ना, वो पहले के जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स है, पहले से जो रॉक्स है या फिर पहले के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, वही दब दब के सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है कि ये मान लीजिए पहले का कोई रॉक है, इस पर कोई आके मिनरल्स डिपॉजिट होते गया, फिर ये दब गया, फिर ऊपर आके कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई भी मिनरल्स फिर डिपॉजिट हो गया, तो एक और लेयर बन गया, एक और लेयर बन गया, ऐसे करके डिपॉजिट होते होते, डिपोजिशन देखिए, ठीक है, डिपॉजिट हुआ, एक्यूमुलेशन यहाँ पे इकट्ठा होते गया, और कंसंट्रेट होते होते ये हॉरिजॉन्टल लेवल्स में कंसंट्रेट होते होते ये क्या बन गया? सेडिमेंट्री रॉक्स बन गया। तो इसमें जो मिनरल्स होते हैं ना, इसमें बेड्स या फिर लेयर्स, ऐसे लेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। इसमें 2 मिनरल है, एक हो गया कोल और एक हो गया सम फॉर्म ऑफ आयरन ओर। ये कोल और आयरन ओर इसी टाइप के रॉक्स में पाया जाता है, ठीक है। काफ़ी लंबे समय तक ये लोग काफ़ी ग्रेट हीट और प्रेशर में यहाँ पे कंसंट्रेटेड रहे, और ये 2 मिनरल्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। फिर एक और ग्रुप है जिसको बोला जाता है, देखिए, जिप्सम, पोटाश सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट। ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाते हैं। ये कब बनते हैं? जब एवापोरेशन हो जाए सेडिमेंट्री, ये मान लीजिए सेडिमेंट्री रॉक है, यहाँ पे काफ़ी ड्राई रीजन है, ठीक है, ये मान लीजिए, और यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक है, तो बहुत हीट का वजह से यहाँ पे जो भी वोलाटाइल कंपोनेंट है, जो पानी जैसा कंपोनेंट है, वो एवापोरेट हो जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पे रॉक बच गया, इस रॉक में ये सब मिनरल्स पाए जाएंगे, जिप्सम, पोटाश सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवापोरेशन याद रखिएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स में जब एवापोरेशन हो जाता है तो कौन से मिनरल्स वहाँ पे पाए जाते हैं? जिप्सम, पोटाश सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स में सबसे पहला तो कोल और आयरन, और यहाँ पे जिप्सम, पोटाश सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, ये कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। आगे देखिए, अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे था डिपोजिशन और यहाँ पे है डिकम्पोजिशन। डिपोजिशन मतलब जमा होना, एक्यूमुलेट होना, ठीक है। और डिकम्पोजिशन मतलब, याद है आपने साइंस में भी हम इसको पढ़ा रखे हैं, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन होना, कोई एक चीज़ से 2 चीज़ बन जाना, ठीक है, इसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लीविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। कोई मान लीजिए सरफेस रॉक है, उस पर हीट पड़ा, रेन पड़ा, जिससे वो क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया, टूट गया, ठीक है। और जो भी सॉल्यूबल कंपोनेंट था वो पानी में बह के चला गया, जो पानी में घुलता था वो पानी में बह के चला गया। तो जो बचा हुआ रॉक है उसको क्या बोलेंगे? रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। जो बचा हुआ चीज़ था इसको बोलते हैं वेदर्ड, ठीक है, ये वेदर का मार झेला हुआ है। तो इसी वेदर्ड मटेरियल में क्या पाया जाता है? ओर्स पाया जाता है। खासकर से बॉक्साइट जो है वो इस टाइप के फॉर्मेशन में पाया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेदर्ड मटेरियल में, रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल में क्या पाया जाएगा? बॉक्साइट। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चलिए आगे मूव करते हैं। फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छा चार्ट दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं? तो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। मेटेलिक में आपका आ गया फेरस, जिसमें आयरन होते हैं। फिर आ गया नॉन फेरस, जिसमें आयरन नहीं होता है, लेकिन सब मेटल ही है, ठीक है। और ये हो गया प्रीशियस, ये भी मेटल है। और नॉन मेटल में आका माइका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ये सब आते हैं। और एनर्जी में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। वापस आएंगे इस चार्ट पे थोड़ी देर में। पहले ये जो हमारा टॉपिक है इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं कि मिनरल्स किस किस फॉर्म में ऑकर करते हैं। पहला हमने देखा इग्नस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में कैसे ऑकर करते हैं।
फिर सेडिमेंट्री रॉक हमने देखा, फिर वेदर्ड मटेरियल में देखा। अब आ जाइए तीसरा है एलुवियल डिपॉजिट। ये एलुवियल डिपॉजिट होता क्या है? एलुवियल डिपॉजिट का मतलब होता है कि नदी में बहकर अगर कोई मिट्टी या फिर रेत आया हुआ है तो उसी मिट्टी या फिर रेत को एलुवियल डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, सर्टेन मिनरल्स में ऑकर एज एलुवियल डिपॉजिट इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोट्स। वैली क्या होता है? ये मान लीजिए 2 माउंटेन है, ऐसा माउंटेन है तो ये एरिया जो है ना, इसको वैली कहते हैं, धंसा हुआ एरिया को, ठीक है। एंड द बेस ऑफ हिल्स, ये हिल्स के बेस इलाका में भी क्या होता है? एलुवियल डिपॉजिट पाया जाता है। तो इसी एलुवियल डिपॉजिट को हम लोग प्लेसर डिपॉजिट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जिसको पानी बहा के नहीं ले जा पाया। जाहिर सा बात है कि यहाँ पे अगर मिट्टी अटक गया है तो इस मिट्टी को पानी नहीं बहा ले गया होगा, तभी तो मिट्टी यहाँ पे अटका है। इसी मिट्टी को क्या बोलते हैं? एलुवियल डिपॉजिट या फिर प्लेसर डिपॉजिट, ठीक है। इसमें कौन सा मिनरल्स पाया जाता है? तो गोल्ड, सिल्वर, टीन, प्लेटिनम, ये सब कुछ मिनरल्स है जो इसमें पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में आपसे इस प्लेसर डिपॉजिट का डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि एलुवियल डिपॉजिट या फिर प्लेसर डिपॉजिट में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है। तो याद रखेंगे ये बात, ठीक है। और लास्ट है चौथा, ओशन में। तो एक तो हो गया ओशनिक वाटर। ओशनिक वाटर में कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम और ब्रोमीन, ये सब मिनरल्स पाए जाते हैं। और दूसरा हो गया ओशनिक बेड, ठीक है। ओशन में भी तो नीचे ज़मीन होगा ना, तो उस ज़मीन में क्या पाया जाता है? मैंगनीज नोड्यूल्स, ठीक है। ये मैग्नीशियम है और ये मैंगनीज है, ठीक है। याद रखिएगा डिफरेंस, ये पाया जाता है यहाँ पे। बस इतना चीज़ आप प्रिपेयर कीजिए, जितना अंडरलाइन किए हैं इसी तरीके से आप भी अंडरलाइन कीजिए। और यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, आपको पता ही है कहाँ पे मिलेगा, वो आपको मेरे वेबसाइट पे जाना है www.cbsecguidanceweb.com। यहाँ पे क्लास 10 वाले सेक्शन पे सब्जेक्ट पे क्लिक करके आप इस चैप्टर पे पहुँचेंगे तो सारा क्वेश्चन आंसर्स एक जगह पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ समझते चलिए और ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए फिर आगे यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है रैट होल माइनिंग के बारे में। इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चंस नहीं आता है, फिर भी अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें लिखा है कि जो इंडिया में जो मिनरल्स है जितने भी, इसको नेशनलाइज किया हुआ है। मतलब अगर आपको इसका एक्सट्रैक्शन करना है, मिनरल्स निकालना है, तो आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, यहाँ का जो ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे मिनरल्स को इंडिविजुअल और कम्युनिटी ओन करके रखे हुए हैं। तो मेघालय में काफ़ी लार्ज डिपॉजिट पाया जाता है कोल का, आयरन का, लाइमस्टोन का, डोलोमाइट का, ठीक है। तो कोल माइनिंग किया जाता है जोवाई में और चेरापूंजी में, फैमिली मेम्बर के द्वारा ही, ठीक है। और ये लोग माइनिंग करने के लिए क्या करते हैं? एक बहुत ही लंबा सा टनल बनाते हैं। इस टनल को क्या कहा जाता है? रैट होल। एक चूहे की होल की तरह दिखता है ये, ठीक है, इसलिए इसको रैट होल माइनिंग कहते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस तरीके की एक्टिविटी को इलीगल बताया हुआ है, ठीक है, और रिकमेंड किया है कि इस तरीके का एक्टिविटी तुरंत से तुरंत बंद किया जाए, समझे। तो ये कुछ बात था रैट होल माइनिंग के बारे में, इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। अब बात करते हैं इंडिया में जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, इंडिया के किस किस पार्ट में मिनरल पाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ पार्ट को हम अंडरलाइन कर रखे हैं। देखिए सबसे पहला पार्ट है पेनिनसुलर रॉक्स। पेनिनसुलर रॉक्स किधर है? तो अगर आप यहाँ पे इंडिया का मैप अगर देखें तो ये जो पेनिनसुलर पार्ट है ना, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर। यहाँ पे एक रॉक पाया जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है पेनिनसुलर रॉक, समझे। चलिए तो इस पार्ट में कौन सा मिनरल्स है देखिए। पेनिनसुलर रॉक्स कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ कोल, मेटेलिक मिनरल्स जितने भी है, माइका हो गया और बहुत सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी, ये सब पाए जाते हैं इस पेनिनसुलर रॉक में, ठीक है। फिर दूसरा हो गया इंडिया में जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, कहाँ पे? इस पेनिनसुला का ईस्ट वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में, जैसे कि गुजरात और आसाम में यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे ज़्यादा पेट्रोलियम डिपॉजिट्स पाया जाता है। वापस मैप में आते हैं तो इस यहाँ पे पेनिनसुलर पार्ट है, ठीक है। तो इसका जो वेस्ट साइड है गुजरात में और जो ईस्ट साइड है यहाँ पे आसाम में, यहाँ पे पेट्रोलियम डिपॉजिट्स पाया जाता है, ठीक है। वही बात वहाँ पे लिखा हुआ था। ये समझ रहे हैं, वेस्ट और ईस्ट में गुजरात और आसाम में, ठीक है, पेट्रोलियम डिपॉजिट है। फिर इसके बाद आ जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में भी पेनिनसुलर रॉक ही है, इसमें भी कई सारे मिनरल्स के रिजर्व पाए जाते हैं, जैसे कि जो नॉन फेरस मिनरल्स है जिसमें आयरन नहीं है, वो टाइप के मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो नॉर्थ इंडिया का एलुवियल प्लेन्स है जहाँ से गंगा नदी बहता है, वहाँ पे ऑलमोस्ट डिवॉइड है, कोई भी इकोनॉमिक टाइप का मिनरल्स नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको, ठीक है। चलिए मतलब ये पार्ट का बात किया जा रहा है।
एक तो था यहाँ पे राजस्थान, तो यहाँ पे नॉन फेरस मिनरल्स पाया जाएगा, और जो ये पार्ट है एलुवियल वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर मिनरल्स नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो यही था डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे दूसरे चीज़ पे। 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है कि किसी भी जगह से मिनरल को निकालना ठीक रहेगा कि नहीं। वो पहला चीज़ है कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द ओर, वहाँ पे मिनरल का कंसंट्रेशन कैसा है, अच्छा खासा अमाउंट में है उस ओर में तो निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। दूसरा है ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मान लीजिए कोई एक मिनरल है, यहाँ पे कोई एक मेटल ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन उसको निकालना काफ़ी टफ है, उतना ईजी नहीं है, या फिर वैसा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो भी हम यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन पे भी डिपेंड करता है कि मिनरल्स वहाँ से निकलेगा कि नहीं। तीसरा है क्लोजनेस टू द मार्केट, यहाँ से मान लीजिए कोई इंसान ने मिनरल निकाल भी लिया, लेकिन उसको बेचने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा आ जा रहा है मिनरल से भी ज़्यादा, तो वहाँ पे भी इसको निकालना इकोनॉमिकली वायबल या फिर प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ अ रिजर्व पे, ठीक है। मतलब कोई भी एक रिजर्व है जहाँ से मिनरल निकालना है, तो वहाँ पे मिनरल निकाले कि नहीं निकालने, वो इस 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि मिनरल कितना है, ईज़ है कि नहीं निकालने का, और मार्केट कितना पास में, ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। फिर एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर भी बनता था, ये रहा, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, काफ़ी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, और बोलेंगे सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, इसको सपोर्ट कीजिए। तो ये पूरा जो भी हम अंडरलाइन कर रखे हैं, अंडरलाइन वाला पार्ट तो हेडिंग है, अंदर वाला बात भी, ये सब भी आपको लिखना पड़ेगा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। चलिए, फिर इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है कि किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो ये 3 फैक्टर आप याद रखेंगे। आइए अब फेरस मिनरल्स को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम इस चार्ट को वापस देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे देखा था कि मिनरल्स जो है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक है मेटेलिक मिनरल्स, एक है नॉन मेटेलिक, और तीसरा है एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। मेटेलिक मिनरल्स को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फेरस मिनरल्स को स्टडी करना। फेरस जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें क्या होगा, आयरन होगा, ठीक है। तो इसमें से हम सारा स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ आयरन ओर और मैंगनीज, ये 2 हम इस कैटेगरी से स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर आगे चल के नॉन फेरस से हमें यहाँ पे भी 2 स्टडी करना है, एक है कॉपर और एक है बॉक्साइट, ठीक है। इस कैटेगरी से हमें स्टडी नहीं करना है। फिर आगे नॉन मेटेलिक से हम माइका और यहाँ से लाइम स्टोन, ये 2 मिनरल्स कवर कर रहे होंगे, ठीक है। इतना पढ़ लेंगे तो मिनरल ख़त्म हो जाएगा। चलिए आते हैं वापस फेरस मिनरल पे। तो देखिए, इससे रिलेटेड यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा हुआ है कि इंडिया में जितना भी मेटेलिक मिनरल्स प्रोड्यूस होता है ना, उसका 3/4 यानी लगभग 75% पार्ट जो है वो फेरस मिनरल्स का होता है, ठीक है। चलिए, ये पहला पॉइंट आप याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़, मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे मेटल बनाया जाता हो, मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। वैसे इंडस्ट्रीज़ के लिए ये जो मिनरल्स है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं। अगर ये मिनरल्स नहीं रहेंगे तो ये इंडस्ट्री काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन बोलेंगे आपसे, ठीक है। चलिए स्टडी करते हैं सबसे पहला आयरन ओर को। और यहाँ पे एक और पॉइंट था कि इंडिया काफ़ी अच्छा खासा फेरस मिनरल्स को एक्सपोर्ट करता है। जब अपना जो इंटरनल डिमांड है ये जब पूरा हो जाता है तो इंडिया ये फेरस मिनरल्स बाहर भी एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों को, ठीक है। चलिए आयरन ओर स्टडी करते हैं। आयरन ओर जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, लगभग हर चीज़ में आयरन है, तो इसको बेसिक मिनरल कहा जाता है, ठीक है। और ये बैकबोन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। इंडिया में काफ़ी अच्छा खासा रिसोर्सेस है, एबंडेंट रिसोर्सेस है आयरन ओर का, मतलब अच्छा खासा अमाउंट में आयरन ओर पाया जाता है, ठीक है। और काफ़ी गुड क्वालिटी आयरन ओर्स पाया जाता है इंडिया में। तो 2 टाइप के यहाँ पे आयरन ओर को डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहला है मैग्नेटाइट और दूसरा है हेमाटाइट, ठीक है। मैग्नेटाइट क्या है, एक फाइनेस्ट आयरन ओर है जिसमें आयरन कंटेंट जो है वो वेरी हाई है।
इसमें वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन पाया जाता है, मतलब अप्रॉक्स 70%। मतलब ये अगर आप एक आयरन ओर ले रहे हैं तो इसका 70% हिस्सा क्या है, आयरन है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि ऐसा आयरन ओर बताइए जिसमें 70% आयरन है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैग्नेटाइट, ठीक है। फिर इट हैज़ एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटी, इसका मैग्नेटिक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। जाहिर सा बात है, जितना ज़्यादा आयरन होगा उतना मैग्नेटिक क्वालिटी अच्छा होगा। और इसका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ किया जाता है इस आयरन ओर का, ठीक है, मैग्नेटाइट का। चलिए अब आ जाइए हेमाटाइट पे। हेमाटाइट इज ओर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज्ड। अगर हम क्वांटिटी यूज्ड के मामले में बात करें तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में कौन सा आयरन ओर यूज़ होता है, तो हेमाटाइट, ठीक है। लेकिन इसमें स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट है इसके मुकाबले, मतलब लगभग 50 से 60%। अगर आप एक हेमाटाइट आयरन ओर लेते हैं तो इसमें से कितना आयरन आप निकाल पाएंगे, मतलब आप अगर 100 kg लेते हैं अगर हेमाटाइट, तो इसमें से लगभग 50 से 60 kg ही आप आयरन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसका आयरन कंटेंट थोड़ा कम है मैग्नेटाइट के मुकाबले। मैग्नेटाइट में हम अगर 100 kg मैग्नेटाइट लेते तो कितना आयरन निकाल पाते, तो अप्रॉक्स 70 kg तक आयरन निकाल पाते, ठीक है। चलिए, तो ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे दोनों के बारे में। फिर आगे यहाँ पे बताया हुआ है कि इंडिया में कुछ स्टेट्स है जैसे कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड, ये सब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आयरन का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। लगभग 97% आयरन और यही 4 स्टेट्स में पाए जाते हैं और बचा हुआ 3% अदर स्टेट से आते हैं, ठीक है। चलिए, तो जितना अंडरलाइन किए हैं और हाईलाइट किए हैं वो भी आप कर लीजिए। वैसे ही वापस आते हैं इस पे कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे आयरन पाया जाता है। तो कुछ इलाका होता है जहाँ पे आयरन पाया जाता है, उस इलाके को क्या बोलते हैं, बेल्ट बोलते हैं। तो मेजर आयरन और बेल्ट इंडिया में यहाँ पे दिए हुए हैं, टोटल 4 बेल्ट दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहला है ओडिशा झारखंड बेल्ट। तो देखिए, इन ओडिशा हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर, ठीक है, हेमाटाइट ओर इसमें पाया जाता है ओडिशा में। वो भी कहाँ पे, तो 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक है मयूरभंज और दूसरा है केंदुझाड़। ये 2 डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा में, ठीक है। और यहाँ पे एक माइन है बादाम पहाड़, इस जगह पे काफ़ी हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर पाया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेट का नाम याद रखेंगे, स्टेट के अंदर क्या है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज और केंदुझाड़, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में एक माइन है जिसको बोलते हैं बादाम पहाड़, यहाँ पे हेमाटाइट ओर पाया जाता है, समझे कि नहीं। और बात करें झारखंड का, तो झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिए, इसका जिक्र आगे भी होने वाला है। तो झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे भी हेमाटाइट और आयरन ओर मिलता है, ठीक है। वो भी कहाँ पे, तो ये 2 माइंस का नाम दिया हुआ है, गुआ और नोआमुंडी, ठीक है। ये 2 जगहों पे हेमाटाइट ओर मिलता है, कहाँ पे, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में। याद कर लेंगे इसको, थोड़ा याद करना मुश्किल है लेकिन आप इसको बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। इसको टाइम टाइम पे रिवाइज करना पड़ेगा, तब आपको ये याद होगा धीरे धीरे। चलिए, आज ये दूसरे बेल्ट पे, दूसरा बेल्ट है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ठीक है। इसका आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं DBC बेल्ट, ठीक है। ये सबसे पहले है कहाँ पे, तो ये आपका है छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, ये 2 स्टेट में पड़ता है ये बेल्ट। यहाँ पे वेरी हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर, ठीक है, पाया जाता है। वो भी कहाँ पे, इन द फेमस बैलाडीला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। अब ये बैलाडीला क्या है, इसके बारे में यहाँ पे कुछ एक फैक्ट लिखा हुआ था, देखिए। तो यहाँ पे लिखा है कि द बैलाडीला हिल्स जो है ना, वो लुक लाइक द हम्प ऑफ एन ऑक्स एंड हेंस इट्स नेम। ऑक्स समझते हैं, बैल, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसका जो हम्प होता है कंधे का वहाँ पे जो उठा हुआ है, ठीक है, तो उसी से इसका नाम पड़ गया है बैलाडीला, बैल, समझ रहे हैं, क्योंकि ये हिल जो है उसी शेप में दिखता है, उसीलिए इसका नाम बैलाडीला हिल्स पड़ गया, ठीक है। तो देखिए, तो बैलाडीला हिल्स जो है ये कहाँ पे है, ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है, छत्तीसगढ़ स्टेट में, ठीक है। यहाँ पे हाई ग्रेड, वेरी हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर पाया जाता है, ये पहला बात आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है ये, द रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइज ऑफ 14 डिपोजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमाटाइट आयरन ओर। यहाँ पे लगभग 14 डिपोजिट्स पाया जाता है आयरन ओर का, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट पे आइए, इट हैज़ द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी नीडेड फॉर स्टील मेकिंग। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में
इस टाइप का आयरन जो यूज़ होता है वो बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पे मिलता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस इज़ एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया विया विशाखापट्टनम पोर्ट। तो विशाखापट्टनम पोर्ट के जरिए इन दो कंट्रीज़ में आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे इसके बारे में। ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे बोलेंगे कि राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, ठीक है। इस बेल्ट का 3 कैरेक्टरिस्टिक बताइए। तो हम अलग अलग कलर से यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं, एक रेड एक ब्लैक, फिर एक रेड एक ब्लैक, 4 है, कोई भी 3 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाइए तीसरे बेल्ट पे। तीसरा बेल्ट है बलारी चित्रदुर्गा चिक्का मंगलुरु और टुमाकुरु बेल्ट। इसको हम वापस नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत ही टफ नाम है, आप इसका शॉर्ट फॉर्म निकाल लीजिए BCCT, ठीक है, BCCT ये बेल्ट सबसे पहले है कहाँ, तो कर्नाटका में है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी लार्ज रिजर्व है आयरन ओर का। फिर आगे देखिए अगला पॉइंट है द कुद्रेमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका हैज़ 100% एक्सपोर्ट यूनिट। मतलब इस माइन से जितना भी आयरन ओर निकलता है वो सबको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, 100% एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो नाम है यहाँ पे कुद्रेमुख, इसका बारे में कुछ फैक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए कुद्रे का मीनिंग होता है कन्नड़ा में हॉर्स, ठीक है। कर्नाटका का लैंग्वेज है कन्नड़, ठीक है। तो इस कन्नड़ में कुद्रे का मीनिंग क्या होता है, हॉर्स, घोड़ा होता है। और जो वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है कर्नाटका में, उसका फेस मतलब वो उसका शेप जो है वो कैसा रिजेंबल करता है, फेस ऑफ अ हॉर्स, घोड़े के चेहरे की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम कुद्रेमुख माइंस पड़ गया। नाम समझ रहे आप। यहाँ पे भी एक नाम पड़ा था बैलाडीला, समझ रहे, बैल जैसा इसका जो हम्प था उसका जैसा ये इसका शेप है, इसलिए इसका नाम बैलाडीला पड़ गया। उसी तरीके से यहाँ पे कुद्रेमुख पड़ गया क्योंकि इसका शेप जो है वो हॉर्स के फेस की तरह दिखता है, ठीक है, कर्नाटका का वेस्टर्न घाट में, इसलिए इसका नाम कुद्रेमुख पड़ गया, ठीक है। चलिए फिर कुद्रेमुख से रिलेटेड 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। सबसे पहला तो ये है कि ये एक 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, और दूसरा पॉइंट ये है कि कुद्रेमुख डिपॉजिट आर नोन एज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में जितने भी आयरन डिपॉजिट है उनमें से सबसे बड़ा में इनका नाम आता है, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे एग्जाम में, आपसे पूछ लेंगे कि विच आयरन डिपॉजिट इज़ नोन टू बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। कौन सा आयरन डिपॉजिट लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, वन ऑफ द लार्जेस्ट है तो कुद्रेमुख, ठीक है। इसका नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट 2 फीचर आप इसका याद करके चलेंगे। फिर अगला इसका फीचर ये है कि द ओर इज़ ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी, मतलब पानी में इसको घुल के थोड़ा कीचड़ के टाइप कर दिया जाता है, इस फॉर्म में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू अ पाइपलाइन, ठीक है। कहाँ पे, टू अ पोर्ट नियर मंगलुरु, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद अब आप इसको एक्सपोर्ट कीजिए या फिर आप अपने इंडस्ट्री में भेजिए, फिर वहाँ से इससे आयरन बना लीजिए, ठीक है। चलिए तो अभी तक हमने 3 बेल्ट पढ़ लिया। सबसे पहला ओडिशा झारखंड बेल्ट, इसका भी एग्जाम में 3 फीचर पूछ सकते हैं। फिर है DBC बेल्ट, फिर है BCCT बेल्ट, ठीक है। अब आ जाइए चौथे पे जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका सिर्फ नाम याद रखना काफ़ी होगा, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है, ये तो एक गोवा काफ़ी छोटा सा स्टेट है, उस स्टेट में पड़ता है, और महाराष्ट्र पूरा नहीं, महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट में ये बेल्ट पड़ता है। फिर आगे देखिए यहाँ पे लिखा है कि द ओर्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, लेकिन इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे जो आयरन ओर निकलता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है थ्रू द मर्मागांव पोर्ट। इस पोर्ट के जरिए आयरन ओर को दूसरे कंट्री में भेजते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल गया याद करने के लिए, तो इसको आप कोई उपाय नहीं है, आपको धीरे धीरे याद ही करना पड़ेगा। टाइम पे इसको रिवाइज करते रहिए, याद हो जाएगा। और याद करने कुछ शॉर्टकट टेक्निक निकालिए, शॉर्ट फॉर्म निकालिए, ठीक है, या फिर कोई निमोनिक्स डेवलप कीजिए जिससे कि आपको ये याद करने में ईजी हो। चलिए अब आ जाइए दूसरे फेरस मिनरल पे, जो कि है मैंगनीज़। मैंगनीज़ का यूज़ किया जाता है मेनली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील बनाने में मैंगनीज़ का यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ जो फेरो मैंगनीज़ एलॉय है, एलॉय समझते हैं, आपको साइंस में पढ़ा रखे हैं चैप्टर नंबर 3 में। एलॉय मतलब 2 या फिर 2 से ज़्यादा मेटल को मिला के, ठीक है, जो बनता है, इसी को क्या बोलते हैं, एलॉय बनता है। इसी मिक्सचर को एलॉय बोलते हैं, ठीक है।
तो फेरो यानी आयरन और मैंगनीज़ को मिला के जो एलॉय बनता है, तो जो भी आयरन और मैंगनीज से बना हुआ एलॉय है उसमें मैंगनीज तो यूज़ होगा ही। तो यहाँ पे लिखा है देखिए कि मैंगनीज इज़ मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील तो मैन्युफैक्चर होता ही है इसका ही हेल्प से, और साथ ही साथ जो फेरो मैंगनीज एलॉय है उसमें भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है देखिए, लगभग 10 kg मैंगनीज आपको चाहिए 1 टन स्टील बनाने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा मैंगनीज का यूज़ करते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इंसेक्टिसाइड बनाने में, पेंट बनाने में। ठीक है, तो इसको आप रट लेंगे, इसके ऊपर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं आपसे बोलेंगे कि मेंशन एनी 4 यूजेस ऑफ मैंगनीज ओर, इसका 4 यूज़ बताइए। तो एक यूज़ आप ये लिख देंगे मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील और फेरो मैंगनीज एलॉय, दूसरा आप ये लिख देंगे ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा में आप इंसेक्टिसाइड और चौथा में पेंट लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव कर जाइए। आगे आ जाते हैं अब नॉन फेरस मिनरल्स पे। सबसे पहले इसका कुछ फीचर्स देख लीजिए। इंडिया का जो रिजर्व है और प्रोडक्शन है नॉन फेरस मिनरल का वो काफ़ी कम है, नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हमने देखा था कि जो फेरस मिनरल था वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है, लेकिन नॉन फेरस उतना ज़्यादा नहीं पाया जाता है। लेकिन जो नॉन फेरस मिनरल्स है जैसे कि कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड, ये काफ़ी एक वाइटल रोल प्ले करते हैं मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम 2 ही नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक है कॉपर और एक है बॉक्साइट। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे एक क्वेश्चन बनता है, आपसे डिफरेंस बिटवीन पूछेंगे फेरस मिनरल पे और नॉन फेरस मिनरल पे। ठीक है, फेरस मिनरल के बारे में यहाँ पे देखिए हमने पढ़ रखा था, ये रहा। ठीक है, और नॉन फेरस अभी पढ़े, तो दोनों में अगर डिफरेंस आता है एग्जाम में तो पहला पॉइंट तो आप ये लिख देंगे कि फेरस मिनरल्स जो है वो काफ़ी अच्छा खासा इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है, लेकिन नॉन फेरस मिनरल्स का क्वांटिटी उतना सफिशिएंट नहीं है इंडिया में। ठीक है, दूसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि फेरस मिनरल्स एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। लेकिन जो नॉन फेरस मिनरल्स है ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के साथ साथ इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़, इन सब इंडस्ट्रीज़ में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट में आप एग्जांपल दे देंगे फेरस मिनरल का, क्या क्या एग्जांपल देंगे। तो अभी हमने 2 पढ़ा, एक है आयरन ओर और दूसरा है मैंगनीज, ये 2 एग्जांपल आप दे देंगे। और नॉन फेरस में आप 2 एग्जांपल दे देंगे जैसे कि कॉपर और बॉक्साइट, और भी है दे सकते हैं आप। ठीक है, चलिए तो ये 3 पॉइंट का डिफरेंस आप तैयार कर लेंगे फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स के बीच में। ठीक है, अभी और ये सारा चीज़ अगर आपको एक जगह पे चाहिए तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, मेरे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.cbseweb.com। यहाँ पे जाएंगे आप, क्लास 10 वाले सेक्शन पे आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एक जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर भी आप अभी समझते चलिए, तब आपको क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने में ईजी पड़ेगा। और यहाँ पे मैप में दिखाया हुआ है कि कौन सा ओर और फील्ड कहाँ कहाँ पे है, तो मैप के लिए अभी टेंशन मत लीजिए, हम अलग से मैप के लिए एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, क्या क्या आएगा इस चैप्टर से, पूरा SST का ही मैप का एक वीडियो आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉपर को। कॉपर सबसे पहला पॉइंट तो ये क्या है, ये एक नॉन फेरस मिनरल है। ठीक है, याद रहेगा आपको। दूसरा, इसका इंडिया में उतना ज़्यादा क्वांटिटी पाया नहीं जाता है, तो इंडिया का क्या है, इंडिया डिफिशिएंट है कॉपर के मामले में। ठीक है, फिर कॉपर का कुछ फीचर्स है कि कॉपर है मेलिएबल, क्योंकि कॉपर एक क्या है, मेटल है, और मेटल्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, हम आपको क्लास 10 का जो साइंस है उसमें भी पढ़ा रखे हैं कि मेटल का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो मेटल्स मेलिएबल होते हैं, यानी आप एक कॉपर लीजिए, इसको आप हथौड़े से पीटते जाइए, तो पीटते पीटते ये क्या होगा, चपटा हो कर चादर इतना पतला हो जाएगा, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। ठीक है, तो कॉपर मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मतलब अगर आप इस कॉपर को लीजिए और यहाँ से खींचना स्टार्ट कर दीजिए तो ये एक तार में कन्वर्ट हो जाएगा, पतले तार में। ठीक है, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। तो कॉपर मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, साथ ही साथ गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो ये सब फीचर्स को देखते हुए कॉपर का मेनली यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल केबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉपर का फीचर्स और यूज़ याद रखिएगा। इसके अलावा ये कहाँ पे पाया जाता है मेनली, तो 3 स्टेट है, एक है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है झारखंड। मध्य प्रदेश में बालाघाट माइंस में पाया जाता है,
राजस्थान में खेतरी माइंस में पाया जाता है और झारखंड में सिरभूम डिस्ट्रिक्ट, याद है कुछ सिरभूम डिस्ट्रिक्ट, अभी हमने थोड़ी देर पहले आयरन का जो बेल्ट पढ़ा था उसमें इसका जिक्र हुआ था। तो यहाँ पे कॉपर भी पाया जाता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए आ जाइए दूसरे पे, बॉक्साइट पे। देखिए एल्यूमिनियम निकालने के लिए बहुत सारे ओर्स है जहाँ से एल्यूमिनियम पाया जाता है, लेकिन ये जो बॉक्साइट है ना, बॉक्साइट ही एक ऐसा ओर है जहाँ से क्ले लाइक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं एल्यूमिना और लेटर एल्यूमिनियम, यहीं से ऑब्टेन किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। फिर आगे देखिए, बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। अब ये क्या पॉइंट बोला गया, तो इसको हम आपको कोरिलेट करवाते हैं अभी थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़ा था उससे। अगर आपको याद हो, हम आपको बॉक्साइट याद करवाए थे यहाँ पे, याद है मोड ऑफ ऑकरेंस में हमने पढ़ा था कि जो डिकम्पोजिशन हो जाता है सरफेस रॉक्स का, फिर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट का रिमूवल हो जाता है, तब क्या बचता है, एक रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल बचता है। तो इसी टाइप के मटेरियल में क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। याद आ रहा है कुछ? तो मतलब यहाँ पे बॉक्साइट जो है वो डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स से में पाया जाता है बॉक्साइट, ठीक है। तो देखिए उसी पॉइंट को यहाँ पे दोबारा रिपीट किया हुआ है। यहाँ पे ये लोग लिखते हैं कि ये देखिए बॉक्साइट डिपॉजिट जो है वो कैसे बनता है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स, ऐसे रॉक्स जो खासकर से रिच हो एल्यूमिनियम सिलिकेट में, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए। मतलब यहाँ पे इतना याद रखना है कि बॉक्साइट एक ऐसा ओर है जहाँ से क्या ऑब्टेन होता है, एल्यूमिनियम ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो देखिए अब एल्यूमिनियम का कुछ फीचर्स पे बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम एक इम्पॉर्टेंट मेटल है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एल्यूमिनियम में दो गुण हैं। पहला तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स सच एज आयरन, आयरन का स्ट्रेंथ इसमें पाया जाता है, और साथ ही साथ इसमें एक्सट्रीम लाइटनेस है, ये हल्का भी होता है। तो एल्यूमिनियम में दो गुण आ गया, एक तो इसमें स्ट्रेंथ भी है, आयरन इतना स्ट्रेंथ, और ये लाइट भी है काफ़ी, ठीक है। और साथ ही साथ गुड कंडक्टिविटी है, ग्रेट मेलिएबिलिटी है, तो काफ़ी अच्छा फीचर्स है एल्यूमिनियम में, ठीक है। चलिए अब ये पाया कहाँ पे जाता है, तो इंडियाज़ बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेटू, फिर मैकाल हिल्स, प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर, कटनी, ये सब जगह पे बॉक्साइट डिपॉजिट पाया जाता है। उतना याद नहीं होता है आपसे, तो आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि ओडिशा क्या है, लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में। ये 2016-17 का डेटा है, अभी भी यही होगा। फिर आगे देखिए, पंचपतमाली डिपॉजिट जो है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, ओडिशा में, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट है ये स्टेट का। मतलब फुल ऑफ फैक्ट है ये जो चैप्टर है, आपको रटना पड़ेगा ये सब बात। चलिए आगे आ जाइए। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है एल्यूमिनियम के बारे में। जब एल्यूमिनियम का डिस्कवरी हुआ था ना, तब एक एम्पेरर थे नेपोलियन थर्ड, ठीक है। वो इतना इम्प्रेस हो गए इस एल्यूमिनियम से, क्योंकि एल्यूमिनियम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आयरन इतना स्ट्रॉन्ग है, लाइट भी है, और भी बहुत सारा फीचर है इसमें, ठीक है। तो ये नेपोलियन थर्ड क्या किए, जितने भी वो कपड़े पहनते थे उसमें जो बटन्स होते थे और जो हुक्स होते थे, वो सब एल्यूमिनियम का बनवाने लग गए, ठीक है। और साथ ही साथ इनके पास जो भी गेस्ट आते थे उनको एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना सर्व करते थे ये, ठीक है। और जो इनके पास जो कम इम्पॉर्टेंट गेस्ट आते थे, ठीक है, वो उनको सोने और चांदी के बर्तन में खाना सर्व करते थे, क्योंकि उस समय सोना चांदी का उतना वैल्यू नहीं था, ठीक है। एल्यूमिनियम का ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे ये, लेकिन धीरे धीरे एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा पाने लग गए, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का वैल्यू कम हो गया, और इससे 30 साल बाद लगभग जो बेगर्स लोग हैं, ठीक है, भिखारी लोगों के घर में तक एल्यूमिनियम बॉल्स पाए जाने लगे, इतना एल्यूमिनियम कॉमन हो गया, ठीक है। और फिर गोल्ड और सिल्वर का रुतबा बढ़ गया। तो ये कुछ फैक्ट है। चलिए, तो मेटेलिक जो था मिनरल्स वो हमारा ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स में हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? मेटेलिक मिनरल्स में एक तो पढ़ा फेरस मिनरल और एक पढ़ा नॉन फेरस मिनरल। फेरस मिनरल में हमने पढ़ा आयरन ओर और मैंगनीज, सब रिलेट करते चलिएगा। और अभी तक अगर आप कंफ्यूज भी हो गए तो एक बार रिवाइज कीजिए अपने बुक से, तब आगे बढ़िए। यानी कि पूरा चैप्टर खत्म हो जाए और आप पूरा कंफ्यूज हो जाए कि आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाइम लगे लेकिन आप रिवाइज करते भी चलिए। नॉन फेरस में हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा हमने कॉपर और दूसरा पढ़ा बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या मिलता है बताइए? तो आपने कहा एल्यूमिनियम, बिल्कुल राइट है आप, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं माइका। ठीक है, देखिए माइका एक ऐसा मिनरल है जो कि मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स, बहुत सारे प्लेट से मिलकर बना हुआ है। इट स्प्लिट्स इजीली इनटू थिन शीट्स, आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसी को माइका बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कई सारे प्लेट से मिलकर बना हुआ है ये। ठीक है, और इसको हम थिन शीट्स में इजीली स्प्लिट कर सकते हैं। और ये शीट्स इतने पतले होते हैं कि मतलब अगर आप एक माइका शीट लेते हैं जो कि कुछ सेंटीमीटर मोटा है, तो उससे आप हज़ारों शीट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारा शीट मिलकर ये माइका बना होता है। चलिए, इसके अलावा कुछ फीचर्स देखें। माइका का कलर अगर बात करें तो ये क्लियर कलर, कलरलेस या फिर ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन, ये सब कलर का हो सकता है। बात करें काम का बात पे, तो माइका का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जैसे कि इसका जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब है तो ये इंसुलेटर। ठीक है, माइका से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, लेकिन अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो मैक्सिमम ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सह सकता है, उसके बाद ये कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त कर सकता है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पड़ने पर भी इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। ठीक है, फिर इसके अलावा इसका पावर लॉस फैक्टर भी काफ़ी लो है। अब ये पावर लॉस फैक्टर बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इसको आप सिर्फ ये याद कर लीजिए। इसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छा है, फिर हाई वोल्टेज में रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा है इसका। ठीक है, तो इन सब फीचर्स का वजह से माइका जो है यूज़ होता है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में। समझे? चलिए, अब बात कर लेते हैं ये पाया कहाँ पे जाता है। तो माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, यहाँ पे पाया जाएगा। फिर कोडरमा, गया एंड हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, यहाँ ये सब लीडिंग प्रोड्यूसर है माइका का। ठीक है, फिर और दो स्टेट्स, एक है राजस्थान और दूसरा है आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान में अजमेर के आसपास का एरिया में माइका प्रोड्यूस होता है, और आंध्र प्रदेश में जो नेलोर माइका बेल्ट है यहाँ पे अच्छा खासा माइका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ बात है जो आपको रट जाना है। चलिए, आ जाइए दूसरे नॉन मेटेलिक मिनरल पे, जो कि है लाइमस्टोन। ये एक रॉक मिनरल भी है, क्योंकि ये ऐसे रॉक्स में पाया जाता है जो कि कंपोज हो कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, मतलब ऐसे रॉक्स जो इससे या फिर इससे बने हुए हो, वहाँ पे लाइमस्टोन पाया जाएगा। ठीक है, लाइमस्टोन यूजुअली सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। ठीक है, और लाइमस्टोन का यूज़ क्या है, तो इसको हम सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ जब आयरन ओर को पिघलाते हैं, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में, तब वहाँ पे लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता है। तो ये इतना ही बात आप याद रखेंगे लाइमस्टोन के बारे में, काफ़ी होगा। चलिए, तो इतना हमारा ये हो गया, जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स था वो कवर हो गया। अब यहाँ पे एक अगला टॉपिक है हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। माइनिंग के क्या क्या खतरे हैं, जब हम किसी भी ओर में से मेटल को निकाल रहे होते हैं, वहाँ से खोद के ओर को निकाल रहे होते हैं, ठीक है, मिनरल को, तो क्या क्या खतरा बना रहता है वो देखिए। सबसे पहला खतरा तो ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल और डस्ट होता है। ठीक है, तो ये जो डस्ट है और जो नॉक्सियस फ्यूम्स है जो कि माइनर्स इनहेल कर लेते हैं, तो उससे उनको काफ़ी ज़्यादा लंग्स का प्रॉब्लम होता है, पल्मोनरी डिजीजेस हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा यहाँ पे रिस्क ये है कि अंदर कहीं पे होल करके माइनिंग किए जा रहे हैं, तो कभी कभी होता है कि ये जो रूफ़ है, जो छत है, वो कोलैप्स कर जाता है, धंस जाता है, या फिर कहीं यहाँ पे फ्लड आ गया तो, ठीक है, या फिर कभी फायर लग जाता है कोल माइंस में, तो ये सब कांस्टेंट थ्रेट है माइनर्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा माइनिंग से और एक नुकसान ये है कि आसपास का जो वाटर सोर्स है वो भी कॉन्टामिनेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वेस्ट का डंपिंग किया जाता है, स्लरी का डंपिंग किया जाता है, जिससे कि आसपास का लैंड, सॉइल और जो रिवर और जो स्ट्रीम है, इन सब का पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, ये तीन हमने हैजर्ड्स ऑफ माइनिंग देखा। तो इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है, तो इसके लिए और भी स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशंस, ठीक है, वो अप्लाई होने चाहिए, और साथ ही साथ जो भी इन्वायरमेंटल लॉज है उसको इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए। इससे क्या होगा, ये माइनिंग जो है, जो कि आज के डेट में एक किलर इंडस्ट्री बन चुका है, ये माइनर्स को किल कर देता है, ये इस पोजीशन में जाने से बचेगा। ठीक है, मतलब माइनिंग थोड़ा सेफ हो जाएगा लोगों के लिए, खासकर से माइनर्स के लिए। चलिए, तो इतना ही था माइनिंग के बारे में। अब आ जाइए अगले टॉपिक पे, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इससे क्वेश्चन आने का काफ़ी हाई चांसेस है। इसमें हमें दो चीज़ पढ़ना है, क्यों, वाई, कंजर्वेशन करना क्यों ज़रूरी है, और दूसरा हाउ, कैसे कंजर्वेशन करें, तो कैसे करें मिनरल्स का। ठीक है, सबसे पहले क्यों का जवाब ढूंढते हैं कि मिनरल्स को कंजर्व क्यों करें। देखिए,
सबसे पहला रीज़न तो ये है कि आज के डेट में जितने भी इंडस्ट्रीज़ है और जो एग्रीकल्चर है ये काफ़ी स्ट्रांगली डिपेंडेंट हो गए हैं इन मिनरल डिपॉजिट पे, और जो सब्सटेंसेस इस मिनरल से बनते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है ये इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर आज के डेट में, ठीक है। इसलिए मिनरल्स को कंजर्व करना ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो मिनरल्स होते हैं ना, ये काफ़ी समय लगता है इनको बनने में, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है मिनरल्स को क्रिएट होने में, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा है, द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन काफ़ी स्लो है, ठीक है। दैट द रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट आर इनफाइनेटली स्मॉल इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन। दो रेट है, एक है तो यूज़ करने का रेट और एक है रिप्लेनिश होने का रेट। तो जिस रफ्तार से हम मिनरल्स को यूज़ किए जा रहे हैं उसके मुकाबले में इसका रिप्लेनिश होने का रेट काफ़ी स्लो है, ठीक है। तो ये अगला रीज़न हो गया कि हमें मिनरल्स को इसलिए भी कंजर्व करना है क्योंकि इसका रिप्लेनिशमेंट रेट काफ़ी स्लो है, ठीक है। तीसरा रीज़न ये है कि मिनरल रिसोर्सेज जो है ना ये फाइनाइट है, ठीक है, अनंत नहीं है, लिमिटेड क्वांटिटी में है और ये ख़त्म हो जाएगा, और ये नॉन रिन्यूएबल है। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी रीजनरेट भी हो जाए, इसको रिजनरेट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए इसको कंजर्व करना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बहुत यूज़ करते जाए और ख़त्म हो जाए मिनरल्स, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स लीड्स टू इंक्रीजिंग कॉस्ट एज मिनरल एक्सट्रैक्शन कम्स फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ अलॉन्ग विद डिक्रीज इन क्वालिटी। इसके अलावा रीज़न ये है कि अगर हम ओर्स का एक्सट्रैक्शन करते जाए, ठीक है, अगर करते रहेंगे तो क्या होगा, हमें और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और ज़्यादा गड्ढा खोदना पड़ेगा, तब और नीचे से वो मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो एक तो ज़्यादा डेप्थ करने का कारण यहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाएगा, और इसके साथ साथ जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे जो क्वालिटी है ओर का वो काफ़ी डिक्रीज़ होते जाता है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है कि हमें इस रीज़न से भी मिनरल्स को क्या करना चाहिए, बोलिए, कंजर्व करना चाहिए। समझ रहे? तो यहाँ पे हमने कितना रीज़न देख लिया, 1 2 3 4 रीज़न देख लिया कि क्यों मिनरल्स को कंजर्व करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मिनरल्स को कंजर्व कैसे करें। तो इसके लिए हमें एक कंसर्टेड एफर्ट मतलब कोऑर्डिनेटेड, मतलब सभी लोग मिल के एक एफर्ट लगाए, ठीक है, ताकि जो मिनरल रिसोर्सेज है उसका यूज़ कैसा हो पाए, एक प्लान्ड वे में यूज़ हो पाए और साथ ही साथ सस्टेनेबल मैनर में यूज़ हो पाए। ये सस्टेनेबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हम लोग अपना प्रेजेंट नीड को तो पूरा करें ही, साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन को भी देख के आज का डेट में हम मिनरल को यूज़ करें। ऐसा नहीं कि हमारे बच्चों को ये मिनरल्स का यूज़ करने का मौका ना मिले, ठीक है। चलिए, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें। टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव इस तरीके से करें कि जितने भी लो ग्रेड के ओर से उसको हम लो कॉस्ट में यूज़ कर पाए, ठीक है। तो ऐसा टेक्नोलॉजी आना चाहिए। तो इस तरीके से हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि जितने भी मेटल्स है उसको रिसाइकल किया जाए, स्क्रैप मेटल्स जो है उसको वापस यूज़ किया जाए, और कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट निकाला जाए जिससे कि मिनरल्स के जगह पे हम उस सब्स्टिट्यूट को यूज़ करें, ठीक है। इससे मिनरल्स का यूज़ हम कम कर पाएंगे। तो ये 1 2 3 तरीका है जिससे कि हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लेंगे। एनर्जी रिसोर्सेज स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो उसको पहले कर लेते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से वो करेंगे तो आपका नॉलेज थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। उसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है, पहले आप खुद ट्राई कीजिए। नंबर 1 में बोला गया है, MCQ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज़ फॉर्म्ड बाई डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स लीविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। कौन सा वेदर का मार जलता है बताइए? बॉक्साइट, ठीक है। इससे हम लोग कौन सा मेटल ऑब्टेन करते हैं बताइए? तो अगर आपने एल्यूमिनियम कहा तो आप बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए, आज ये दूसरे क्वेश्चन पे ये ट्राई कीजिए। कोडरमा इन झारखंड इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। इसके बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? तो इसको बारे में हमने माइका में पढ़ा था। माइका इस जगह में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए, ये तो आना चाहिए आपको। लिखा है कि मिनरल्स आर डिपोजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्रेटास ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। किस रॉक में मिनरल्स जो है ऐसे लेवल्स में अरेंज हुए रहते हैं? आपको डायग्राम भी दिखाए थे इसका, तो इसका हो जाएगा आपका सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी तक हमने पढ़ नहीं रखा है। फिर यहाँ से देखिए, ये सब क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। फेरस और नॉन फेरस मिनरल में डिफरेंस कर चुके हैं हम लोग। व्हाट इज़ मिनरल कर लिया हमने। इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में कैसे मिनरल्स फॉर्म होता है ये भी हमने पढ़ लिया। मिनरल्स को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है ये भी हमने देख लिया, ठीक है। बाकी जो हम टिक नहीं किए हैं अभी, ये सब अभी हमें पढ़ना बाकी है।
ये 2 क्वेश्चन अभी हम इसको पढ़े नहीं है, इसको भी डिस्कस कर लेंगे आगे हम लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब फेरस मिनरल, बहुत सारे फेरस मिनरल हमने पढ़े हैं, मतलब 2 पढ़े हैं, एक है आयरन ओर और एक है मैंगनीज। तो यहाँ पे अक्रॉस लिखा है और 1, मतलब हॉरिजॉन्टल में नंबर 1 किधर है, तो आप इधर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फिट हो रहा है, आयरन ओर या फिर मैंगनीज फिट हो रहा है, तो मैंगनीज फिट हो जाएगा यहाँ पे MANGANESE, ठीक है, ऐसे फिट हो जाएगा। तो ये फिट करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको छोड़िए, आपको सिर्फ इसका आंसर पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम में अगर आपसे फेरस मिनरल का एग्जाम्पल पूछते हैं तो आप इन दोनों का नाम कम से कम याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा है रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका बारे में हमने पढ़ा था, लाइमस्टोन यूज़ होता है, ठीक है। फिर ये तीसरा बताइए, फाइनेस्ट आयरन ओर विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसमें है, तो मैग्नेटिक शब्द से ही बना है मैग्नेटाइट, ठीक है। कितना आयरन इसमें मिलता है, तो अप्रॉक्स 70%, ठीक है। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था, हेमाटाइट। चलिए ये अभी हमने प्रिपेयर नहीं किया है अभी, इसीलिए इसको अभी स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस ओर। कहाँ से एल्यूमिनियम ऑब्टेन किया जाता है, अभी आपको बताए बॉक्साइट से, ठीक है, जो कि वेदर का मार जला हुआ है। फिर अगला देखिए, खेतरी माइंस आर फेमस फॉर दिस मटेरियल। खेतरी माइंस किसके लिए फेमस है, कॉपर के लिए, ठीक है। फॉर्म्ड ड्यू टू एवापोरेशन। एवापोरेशन से क्या क्या बनता है, तो जिप्सम, पोटास सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट, आपको याद करवाए थे स्टार्टिंग में ही। चलिए फिर डाउन वाले में देख लीजिए, नंबर 1, फाउंड इन प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट में कौन से मिनरल पाए जाते हैं, तो गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नंबर 2, आयरन ओर माइंड इन बैलाडीला। बैलाडीला जो कि ऑक्स के हम की तरह दिखता है, बैल के हम की तरह, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा आयरन ओर मिलता है, तो वेरी हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर मिलता है, ठीक है। इसमें आयरन कंटेंट कितना होता है, तो 50 से 60% के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, इनडिस्पेंसिबल फॉर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ है, तो माइका का बारे में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा इंसुलेटर के रूप में काम करता है। जियोलॉजिकल एज ऑफ, ये तो हमने कोल के बारे में अभी नहीं पढ़ा है, इसको स्किप करते हैं। 5 ट्राई कीजिए, फाउंड इन वेन्स एंड लोड्स। वेन्स और लोड्स में कौन से मिनरल पाए जाते हैं, तो टीन, कॉपर, जिंक, लेड, ये सब पाया जाता है। तो कौन सा यहाँ पे लिखना है, देखिए नंबर 5 है और ये डाउन, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सेट खाएगा, तो टी से शुरुआत है, ये TIN, ये वाला यूज़ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब क्वेश्चन से काफ़ी अच्छा रिवाइज हुआ होगा। चलिए अब हम तैयार हो चुके हैं अगला जो रिसोर्सेस है, एनर्जी रिसोर्सेस, उसको पढ़ने के लिए। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज को, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि एनर्जी हमें चाहिए क्यों। तो एनर्जी हमें कई सारे एक्टिविटीज़ को करने के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल नंबर 1, इट इज़ नीडेड टू कुक, ठीक है। नंबर 2, इट इज़ नीडेड टू प्रोवाइड हीट एंड लाइट, ठीक है। नंबर 3, जो भी व्हीकल्स है उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और चौथा रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स है, इस मशीन्स को ड्राइव या फिर यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। समझे कि नहीं। तो आपको ये लग रहा होगा काफ़ी मामूली सा टॉपिक, लेकिन इसके ऊपर एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे पूछेंगे कि वाई इज़ एनर्जी नीडेड, एनर्जी क्यों चाहिए। तो यहाँ पे 4 पॉइंट दिया हुआ है, आप मार्क्स के हिसाब से उतने पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है, टू कुक। दूसरा है टू प्रोवाइड हीट एंड लाइट। नंबर 3, टू प्रोपेल व्हीकल्स। और नंबर 4, टू ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्रीज़। कर लेंगे इतना काम। चलिए अब आते हैं दूसरे बात पे। दूसरा बात है कि एनर्जी हम कहाँ कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे मिनरल्स है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब जगह से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी एनर्जी रिसोर्सेस है ना, उसको हम 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल यानी पारंपरिक, यानी जिसको हम बहुत दिन से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया फायरवुड, लकड़ी जला के हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। कैटल डंग केक, गाय का गोबर से हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं उसको जला के, ठीक है। फिर या फिर गोबर गैस भी बना सकते हैं। फिर है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है। ये सभी को बोला जाता है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसको हम पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं।
दूसरा कैटेगरी है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का, यानी इसके बारे में हमने हाल फिलहाल में यूज़ करना स्टार्ट किया है, ठीक है। जैसे कि हो गया सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, ये सब नए टाइप के एनर्जी है जो अभी अभी हमने यूज़ करना स्टार्ट किया है, ठीक है। चलिए, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले ये जो 2 पॉइंट है, एक है फायरवुड और दूसरा है कैटल डंग केक, इसके बारे में कुछ बात जान लेते हैं, ठीक है। ये दोनों तो सबसे पहला क्या है, कन्वेंशनल सोर्सेस है। तो ये हमारा जो रूरल एरिया है, रूरल इंडिया जो है, वहाँ पे ये ज़्यादा यूज़ होता है, ये दोनों चीज़, लकड़ी और गाय का गोबर, ठीक है। मतलब जो रूरल हाउस होल्ड है वहाँ पे मोर देन 70% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो इन्हीं 2 सोर्सेज से पूरा किया जाता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का लगातार यूज़ उतना अच्छा बात नहीं है। क्यों, देखिए। सबसे पहला बात तो हम फायरवुड का यूज़ हम बहुत दिनों तक कर नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, फॉरेस्ट एरिया जो है वो लगातार डिक्रीज़ होते जा रहा है, इसलिए फायरवुड का यूज़ उतना ही डिफ़िकल्ट होते जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसका यूज़ हम ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाएंगे। अब दूसरा है कैटल डंग केक। कैटल डंग केक का यूज़ को भी मना किया जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए, यूजिंग डंग केक टू इज़ बिंग डिस्करेज्ड, इसका यूज़ को डिस्करेज किया जाता है। क्यों, क्योंकि इट कंज्यूम्स मोस्ट वैल्यूएबल मैन्योर विच कुड बी यूज इन एग्रीकल्चर। ये जो कैटल डंग केक है ये बहुत अच्छा मैन्योर होता है, खाद के रूप में हम इसको एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको जलाई नहीं और इसको एग्रीकल्चर में यूज़ करें तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज़ होगा, इसलिए हम कैटल डंग केक का यूज़ को भी क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं, समझे कि नहीं। अब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, आपसे बोलेंगे कि वाई शुड द यूज़ ऑफ कैटल केक एज फ्यूल बी डिस्करेज्ड। तो इसका आंसर देना पड़ेगा बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक इट कुड बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर एज अ वैल्यूएबल मैन्योर, समझे। चलिए, अब हम डिटेल में इन सबको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज को यहाँ से, ठीक है। इसमें हम इन दोनों के बारे में तो पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे कोल के बारे में, उसके बाद पेट्रोलियम, उसके बाद नेचुरल गैस और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। ये चारों पढ़ेंगे तो हमारा कन्वेंशनल सोर्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोल से। इंडिया में कोल जो है वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है। बाकी पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वो दोनों के मुकाबले कोल जो है वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है इंडिया में, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इंडिया का नेशंस एनर्जी नीड जो है, मतलब इंडिया का जितना भी एनर्जी नीड है वो ज़्यादातर कोल से ही पूरा होता है, ठीक है। कोल से हम क्या क्या करते हैं, देखिए, इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स। इंडस्ट्री का एनर्जी नीड और जो घर का ज़रूरत है वो दोनों ही कोल से पूरा हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो इंडिया जो है वो कोल पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है, समझे कि नहीं समझे। अब इस पैरा के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे बोर्ड एग्जाम में। आपसे बोलेंगे कि वाई इज़ कोल कॉल्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इवन टुडे इन इंडिया। आज के टाइम में भी कोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स क्यों है, तो ये सब आपको रीज़न देना पड़ेगा, पॉइंट में लिख देंगे, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि कोल बनता कैसे है। तो देखिए, कोल इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है। लाखों साल पहले क्या था कि ज़मीन पर जो प्लांट्स थे वो सब मर गए और ये इसके ऊपर सैंड आ गया, फिर ये और ऊपर मिट्टी चढ़ते चढ़ते दबते दबते, ठीक है, बहुत साल बीता, लाखों साल, ठीक है। यही प्लांट मटेरियल दबते दबते कंप्रेस हुआ, ठीक है। कंप्रेशन होने से इन पे क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया। ये 2 टर्म आप याद रखिए, एक तो प्रेशर बढ़ गया और प्रेशर बढ़ने से इनको ज़्यादा हीट भी झेलना पड़ा, ठीक है। इन 2 चीज़ों का बढ़ने से क्या हुआ, यही प्लांट मटेरियल किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में, कोयले में कन्वर्ट हो गए, समझे कि नहीं समझे ये बात। तो देखिए, तो कोल देयरफॉर इज़ फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कंप्रेशन, द डेप्थ एंड टाइम ऑफ ब्यूरियल, ठीक है। तो कोल जो है वो अलग अलग रूप में, अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, डिपेंड करता है कि वो कितना दबा था, ठीक है, कितना गहराई के नीचे वो दबा हुआ पाया गया और कितना टाइम के लिए वो प्लांट मटेरियल दब के रहा, ठीक है। इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कोल किस फॉर्म में पाया जाएगा। तो यहाँ पे कोल के 4 फॉर्म दिए हुए हैं, एक है पीट, अगला है लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमिनस और चौथा है एंथ्रासाइट। चारों के बारे में कुछ कुछ बात जान लेते हैं। देखिए, डिकेइंग प्लांट्स इन स्वैम्प, स्वैम्प मतलब जो दलदली इलाका है, वेट एरिया है, वहाँ पे जो प्लांट दब गए, ठीक है, तो वो दब के डीके होके क्या में कन्वर्ट हो गए, पीट में कन्वर्ट हो गए। पीट क्या है,
एक फॉर्म है कोल का, समझे कि नहीं समझे। अब पीट का कुछ फीचर्स जान लेते हैं। पीट बना कैसे, तो स्वैम्पी एरियाज़ में जो प्लांट थे वही डीके और कंप्रेस होकर पीट में कन्वर्ट हुए, ठीक है। पहला पॉइंट ये पीट का कुछ फीचर है। अब यहाँ पे कुछ आपको टाइपिंग एरर दिखेगा, यहाँ पे ज़बरदस्ती इन्होंने फुल स्टॉप दे दिया, फिर डब्ल्यू कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया, तो इससे आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो ये सब प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा, डब्ल्यू स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। तो पीट में क्या होता है, लो कार्बन होता है, कार्बन कंटेंट इसमें लो है। मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, जाहिर सा बात है, ये दलदली इलाका में दब के बना तो इसमें पानी ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसका हीटिंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी लो होगा। ये 3 फीचर आप याद रखेंगे पीट के बारे में। क्या क्या एक बार रिपीट कीजिए। नंबर 1, कार्बन कंटेंट लो है, मॉइस्चर कंटेंट हाई है, फिर हीटिंग कैपेसिटी लो है। याद रखेंगे पीट के बारे में। चलिए अब बात करते हैं लिग्नाइट के बारे में। लिग्नाइट एक टाइप का लो ग्रेड ब्राउन कोल है, ठीक है। ये भी एक फॉर्म है कोल का, लेकिन ये काफ़ी लो ग्रेड का होता है, मतलब इसमें कार्बन कंटेंट कम है और ब्राउन कलर का ये होता है, ठीक है। इसके अलावा ये सॉफ्ट होता है और इसमें मॉइस्चर कंटेंट इसमें भी हाई होता है, ठीक है। इंडिया में कहाँ पाया जाता है, तो तमिलनाडु में जो नेवैली है यहाँ पे लिग्नाइट का रिजर्व पाया जाता है, ठीक है। और इस लिग्नाइट का हम यूज़ करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझे। चलिए, तो ये हमने लिग्नाइट के बारे में इतना पॉइंट जाना। अब बात करते हैं बिटुमिनस कोल के बारे में। कोल दैट हैज़ बीन बरीड डीप, ऐसे कोल जो काफ़ी नीचे तक दबे हुए थे, ठीक है, और इनको काफ़ी इंक्रीज टेम्परेचर झेलना पड़ा था, ठीक है। ऐसे कोल को क्या बोलते हैं, बिटुमिनस कोल बोलते हैं। ये सबसे पॉपुलर कोल है कमर्शियल यूज़ के लिए, ठीक है। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में इसी बिटुमिनस कोल का ही यूज़ किया जाता है। जो मेटलर्जिकल कोल है, ऐसे कोल जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में जहाँ पे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऐसे इंडस्ट्रीज़ में कौन से कोल यूज़ होते हैं, तो यही हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल यूज़ होते हैं, ठीक है। विच हैज़ ए स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस। खासकर से जब ब्लास्ट फर्नेस में आयरन को पिघलाया जाता है तो उस समय में इसी टाइप का कोल यूज़ किया जाता है, बिटुमिनस कोल, समझे कि नहीं। चलिए, फिर अगला कोल है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल होता है ये, ठीक है। तो ये बात आप इसका याद कर लेंगे। ये डायरेक्ट एक मार्क्स का क्वेश्चन इस पर बनता है कि हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल कौन सा है, तो आपको लिखना पड़ेगा एंथ्रासाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चारों का नाम और फीचर आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इंडिया में जो कोल पाया जाता है वो 2 टाइप का कोल है, मतलब अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल एज। कौन सा कोल, ये मान लीजिए ये कोल है, ये एक कोल है, तो कौन सा कोल कितना पुराना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कोल्स को 2 जियोलॉजिकल एजेस में डिवाइड किया हुआ है। एक वो कोल है जो गोंडवाना एजेस में के टाइम पे बना हुआ था। गोंडवाना एजेस मतलब लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। एक कोल इतने पुराने कैटेगरी में पाए जाते हैं इंडिया में। और दूसरा कोल वो है जो टर्सरी एज से बिलोंग करता है, ठीक है, मतलब जो सिर्फ 55 मिलियन ईयर्स पुराने थे। ऐसे कोल को क्या बोलते हैं, टर्सरी कोल। और ऐसे कोल जो लगभग 200 मिलियन ईयर्स पुराने हैं उनको बोला जाता है गोंडवाना एज वाला कोल, समझे। चलिए, तो ये जो गोंडवाना एज वाला कोल है जो लगभग 200 मिलियन ईयर्स पुराना है, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो हम लोग का जो दामोदर वैली है, ठीक है, वेस्ट बंगाल झारखंड एरिया में, और साथ ही साथ जो झरिया है, रानीगंज, बोकारो, ठीक है, ये सब कुछ ऐसे कोल्ड फील्ड है जहाँ पे गोंडवाना एज वाला कोल पाया जाता है। फिर द गोदावरी, महानदी, सन एंड वारदा वैलीज ऑल्सो कंटेन कोल डिपोजिट्स। ये यहाँ पे भी इसी टाइप का कोल पाया जाता है, आपको रट लेना है सिंपल से नाम, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टर्सरी कोल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर से मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, यहाँ पे टर्सरी एज वाला कोल पाया जाता है जो कितना साल पुराना है, लगभग 55 से 60 साल पुराना होता है। याद रखेंगे ये बात। चलिए, इसके अलावा कोल से रिलेटेड आप एक और पॉइंट याद रखिए कि कोल एक क्या है, बल्की मटेरियल है, ठीक है, काफ़ी स्पेस लेता है, ये काफ़ी वेट भी होता है। तो इसीलिए जो हेवी इंडस्ट्रीज़ है और जो थर्मल पावर स्टेशन है जो कोल को यूज़ करते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, नियर द कोल फील्ड या फिर ऑन द कोल फील्ड। जहाँ पे कोल फील्ड है वहीं पे या फिर उसके आसपास ही लोकेटेड होते हैं, क्योंकि इसको कैरी करने में ट्रांसपोर्टेशन खर्च जो होगा वो कम पड़े, समझे। चलिए, तो क्या क्या पढ़ा हमने कोल के बारे में वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला बात कि कोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आज के टाइम में भी इंडिया में, वो हमने जाना। दूसरा हमने देखा कोल बनता कैसे है। फिर हमने देखा कि कोल के कितने फॉर्म्स है, 4 फॉर्म्स, वो हमने देखा, सबका फीचर हमने देख लिया। फिर
कौन सा कोल कितना पुराना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 एजेस में डिवाइड किया हुआ है कोल्स को, जो इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, एक वो कोल जो गोंडवाना टाइम में बना हुआ था लगभग 200 मिलियन ईयर पहले, और एक वो कोल जो टर्शरी टाइम में बना हुआ था लगभग 55 मिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, तो गोंडवाना एज वाला कोल कहाँ कहाँ पे मिलता है वो हमने देख लिया, और फिर टर्शरी कोल कहाँ कहाँ पे मिलता है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया, और एक कोल के बारे में हमने ये फीचर जाना। याद रहेगा इतना बात। चलिए अब आ जाइए दूसरे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे, जो कि है पेट्रोलियम। कोल के बाद इंडिया में पेट्रोलियम नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स है। ज़्यादातर एनर्जी का ज़रूरत पेट्रोलियम पूरा करता है कोयले के बाद। ठीक है, पेट्रोलियम का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं फॉर हीटिंग, लाइटिंग। ठीक है, फिर मशीनरी को ल्यूब्रिकेट करने के लिए भी पेट्रोलियम का यूज़ होता है। इसके अलावा जो कई सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। ठीक है, मतलब पेट्रोलियम जो रिफाइनरी है जहाँ पे पेट्रोल को साफ़ किया जाता है, ठीक है, मतलब क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाया जाता है, तो ये पेट्रोलियम रिफाइनरी नोडल इंडस्ट्री की तरह काम करते हैं फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्री। मतलब ये जो सिंथेटिक मतलब मैन मेड, ठीक है, जो मैन मेड कपड़े के या फिर फर्टिलाइज़र के या फिर जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ है ये पूरी डिपेंडेंट है पेट्रोलियम रिफाइनरी पे। अगर ये पेट्रोलियम रिफाइनरी अपना प्रोडक्ट देना बंद कर दे तो ये सब इंडस्ट्री भी बंद हो जाएंगे। तो ये सब इंडस्ट्रीज़ के लिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री या फिर पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है वो क्या है, एज ए नोडल इंडस्ट्री काम करता है। समझे कि नहीं। चलिए, तो अभी तक हमने जाना यहाँ पे कि पेट्रोलियम सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है इंडिया में। उसके बाद हमने जाना पेट्रोलियम का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, और तीसरा पॉइंट हमने जाना कि पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है ये एज ए नोडल इंडस्ट्री है इन सब इंडस्ट्रीज़ के लिए। क्लियर है इतना बात। चलिए आगे मूव करते हैं कि पेट्रोलियम जो है वो पाया कहाँ जाता है। तो देखिए मतलब ऑकर कैसे करता है। तो मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम ऑकरेंसेस इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ द टर्शियरी एज। टर्शियरी एज समझ गए, अभी आपको समझाए कि मतलब वो टाइम जो लगभग 55 से 60 मिलियन ईयर्स पहले का बात किया जा रहा है ये। ठीक है, तो ऐसे रॉक फॉर्मेशन जो इस टाइम में बने थे इतने पुराने हैं, ऐसे रॉक फॉर्मेशन में जो एंटीक्लाइन है, एंटीक्लाइन मतलब देखिए ये अर्थ क्रस्ट है ऊपर में, तो ये क्या है नीचे बहुत सारा रॉक है। तो रॉक ऐसा नहीं कि एकदम लेवल में होता है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, वो ऐसे फॉर्मेशन में होता है, ऐसे ऐसे फोल्ड देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये जो उठा हुआ पार्ट है ना, ये उठा हुआ पार्ट इसी को एंटीक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये उठा हुआ पार्ट को एंटीक्लाइन बोलते हैं, समझे। और फॉल्ट ट्रैप, हमें पता है कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो प्लेट से बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे करके प्लेट से बना हुआ है अर्थ क्रस्ट। तो ये कोई प्लेट अगर आगे सरक गया, ये पीछे सरक गया, तो यहाँ पे दोनों के बीच में एक टाइप का क्रैक डेवलप हो जाता है जिसको फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसी एंटीक्लाइन और ये फॉल्ट वाले इलाका में जो रॉक्स फॉल्ट वाले इलाका में पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, और ये एंटीक्लाइन और फॉल्ट ट्रैप्स वो भी किस रॉक में होना चाहिए, ऐसे रॉक फॉर्मेशन जो लगभग टर्शियरी एज को बिलोंग करते हो। समझ रहे बात गहराई। चलिए, समझ में नहीं भी आया तो थोड़ा देर रखिए पेशेंस, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा है कि इन रीजन्स ऑफ फोल्डिंग एंटीक्लाइंस और डोम्स इट ऑकर्स वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ द अपहोल्ड। एंटीक्लाइंस के बारे में अब यहाँ पे एलोबरेट किया हुआ है कि एंटीक्लाइंस में जो क्रेस्ट होता है अपफोल्ड का, वहाँ पे ये ऑयल पाया जाता है। अभी आपको बताया कि ये मान लीजिए कोई रॉक फॉर्मेशन है इस शेप में। ठीक है, तो ये उठा हुआ पार्ट को क्या बोलते हैं, डोम शेप या फिर एंटीक्लाइन, जो भी बोल लीजिए, फोल्ड बोल लीजिए। तो इसी एंटीक्लाइन में जो क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट मतलब ये अगर कोई वेव है, वेव का टॉप पार्ट को क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यही क्रेस्ट में क्या होता है, ऑयल ट्रैप्ड होता है, इसी में ऑयल होता है। समझे कि नहीं। द ऑयल बियरिंग लेयर इज अ पोरस लाइमस्टोन या फिर सैंडस्टोन थ्रू विच ऑयल में फ्लो। द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाई इंटरवेनिंग नॉन पोरस लेयर। देखिए ये मान लीजिए यहाँ पे रॉक्स का लेयर्स है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, द ऑयल बियरिंग लेयर, मान लीजिए ऐसा इस लेयर में ऑयल है। ठीक है, तो ये लेयर को क्या बोला गया है कि ये पोरस है, मतलब इसमें पोरस है मतलब इसमें ये कोई चीज़ को सोख लेता है। ठीक है, स्पॉन्ज की तरह। तो ये लाइम स्टोन या फिर सैंड स्टोन से बना हुआ होता है जिसमें ऑयल जमा होता है। ठीक है, जिसमें ऑयल कहाँ पे ट्रैप्ड है, तो ये पोरस लेयर में ट्रैप्ड है जो कि लाइम स्टोन या फिर सैंड स्टोन से बना हुआ है। समझे, ये पहला पॉइंट। दूसरा, अब आप सोचेंगे कि ये ऑयल ऊपर या फिर नीचे क्यों नहीं जा रहा है, ये ऑयल और नीचे क्यों नहीं सरक रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि ऑयल इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग, ऊपर उठने से या फिर नीचे डूबने से
कैसे प्रिवेंट हो जाता है? बाय द इंटरवेनिंग नॉन पोरस लेयर। ये जो ऊपर में एक लेयर है ये वाला और नीचे में जो एक लेयर है ये वाला, ये दोनों लेयर क्या है? नॉन पोरस है। नॉन पोरस बोलने का मतलब ये पानी को सोखते नहीं है, पानी को ना ऊपर जाने देते हैं ना नीचे जाने देते हैं। तो मतलब ये दोनों लेयर पेट्रोलियम को यहाँ पे ट्रैप करके रखे हुए हैं, ठीक है। और ये जो लेयर में पेट्रोलियम ट्रैप्ड है ये कैसा है? पोरस है। और ये क्या तो लाइम स्टोन का होता है, नहीं तो सैंड स्टोन का होता है। समझे कि नहीं इतना बात? चलिए अब बात करते हैं कि ये फॉल्ट ट्रैप में कैसे पेट्रोलियम पाया जाता है। तो पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। मतलब इसमें सिंपल सा एक लाइन लिख के लोग निकल लिए, लेकिन इसमें कितना गहराई का बात बोले हैं इन लोगों ने समझाया नहीं है। एनसीईआरटी बुक का यही एक ड्रॉबैक है कि वो डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते, बड़ा बड़ा बात को एक वर्ड में लिख के छू के निकल जाते हैं, लेकिन हम जैसे टीचर को समझाने में मुश्किल होता है इसको, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं पहले। तो ये आप एक डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे एक फॉल्ट दिखाया हुआ है, देखिए ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है और दोनों के बीच में यहाँ से देखिए ये हो सकता है आगे सरका हो और ये पीछे सरका हो। आगे पीछे सरकने से दोनों के बीच में ये एक टाइप का दरार यानी फॉल्ट पैदा हो गया। फॉल्ट समझे? अब देखिए यहाँ पे अलग अलग लेयर है, कोई पोरस है कोई नॉन पोरस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बीच में एक पोरस है, पोरस यहाँ पे रॉक है जिसमें क्या है? ऑयल ट्रैप्ड है, तो इसमें पेट्रोलियम पाया जाएगा, ठीक है। और इसी के ठीक ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि इसी फॉल्ट में कोई पोरस और नॉन पोरस लेयर के बीच में ऑयल जो है वो ट्रैप्ड होता है। समझे कि नहीं ये बात? चलिए वापस आ जाते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट पे। अब आपको ये लाइन क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे कि जो फॉल्ट ट्रैप्स है यहाँ पे भी पेट्रोलियम कहाँ पे पाया जाता है? बिटवीन पोरस और नॉन पोरस रॉक्स के बीच में, ठीक है। और जो गैस है, गैस यानी नेचुरल गैस, वो कहाँ पे पाया जाएगा? एबव द ऑयल। ऑयल के ठीक ऊपर, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाए थे, ऑयल के ठीक ऊपर नेचुरल गैस पाया जाएगा। समझे इतना बात? चलिए अब बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहाँ कहाँ पे ये पेट्रोलियम पाया जाता है। तो खासकर से मुंबई हाई, गुजरात और आसाम, ये 3 मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज़ हैं इंडिया के, ठीक है। गुजरात में खासकर से जो अंकलेश्वर हो गया, ये एक इम्पॉर्टेंट पेट्रोलियम रिजर्व का फील्ड है। फिर आसाम एक ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। आसाम में ये 3 प्लेस है, एक है डिगबॉय, दूसरा है नाहर कटिया और तीसरा है मोरान हुगरीजान, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है कहाँ पे? आसाम में। तो ये सब आपको याद कर लेना है, ठीक है। इतना ही बात आपको जानना था यहाँ से पेट्रोलियम के बारे में। सबसे पहला बात हमने ये जाना, एक बार रिकैप करते हैं कि कोल के बाद पेट्रोलियम सेकंड इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है। दूसरा बात हमने जाना पेट्रोलियम का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तीसरा बात हमने जाना कि पेट्रोलियम रिफाइनरी नोडल इंडस्ट्री है इन सब इंडस्ट्रीज़ के लिए। फिर आगे हमने जाना कि पेट्रोलियम कैसे ऑकर करता है। तो 2 जगह पे पेट्रोलियम मिलेगा, क्या तो एंटीक्लाइन्स में या फिर फॉल्ट ट्रैप्स में। एंटीक्लाइन मतलब ऐसे रॉक फॉर्मेशन जो ऐसे फोल्डेड होते हैं, तो इसका जो टॉप पार्ट है, क्रेस्ट पार्ट है, उसमें पेट्रोलियम पाया जाएगा, ठीक है। और ऐसे रॉक फॉर्मेशन में पाए जाते हैं जो टर्शियरी एज को बिलोंग करते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया गया था एंटीक्लाइन्स के बारे में कि रॉक जो ऑयल है वो कहाँ पे ट्रैप्ड होता है। ये ऊपर में नॉन पोरस लेयर है रॉक का, नीचे में भी नॉन पोरस रॉक लेयर है रॉक का, बीच में पोरस लेयर है जो कि किससे बना है बताइए? लाइम स्टोन या फिर सैंड स्टोन से। इसी में क्या होता है? पेट्रोलियम ट्रैप्ड होता है। समझे कि नहीं? ये ऊपर नहीं जा पाता है, नीचे भी नहीं जा पाता है। बाद में आगे चल के इसको ड्रिल करेंगे और एक पाइप के जरिए इस तेल को निकाला जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमने जाना कि जो फॉल्ट ट्रैप्स है यहाँ पे भी जो पेट्रोलियम है पोरस और नॉन पोरस रॉक्स के बीच में ट्रैप होता है। और जो नेचुरल गैस है ये ठीक इस पेट्रोलियम ऑयल के ऊपर पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि गैस हल्का होता है। इसके अलावा हमने जाना कि पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पे इंडिया में पाया जाता है। तो 3 यहाँ पे एरिया है मेन, मुंबई, गुजरात और आसाम। गुजरात में अंकलेश्वर और आसाम में ये 3 प्लेस, डिगबॉय, नाहर काटिया और मोरान हुगरीजान, ठीक है। ये 3 प्लेस है जहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस पेट्रोलियम से रिलेटेड है, तो यहाँ पे लिखा है कि नेचुरल गैस इज़ फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपोजिट। जहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है वहीं पे नेचुरल गैस भी मिल जाएगा, पेट्रोल के ठीक ऊपर में, ठीक है। एंड इज़ रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल, मतलब जो अनरिफाइंड पेट्रोलियम ऑयल है, इज़ ब्रॉट टू द सरफेस। जब ऑयल को सरफेस पे ला रहे होते हैं तभी नेचुरल गैस भी रिलीज़ हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या क्या है नेचुरल गैस का, तो देखिए इसको हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फिर जितने भी पावर स्टेशन है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वहाँ पे भी हम नेचुरल गैस को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है।
फिर इंडस्ट्रीज़ में हीटिंग पर्पस के लिए हम नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं। एज अ रॉ मटेरियल इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, यहाँ पे एज अ रॉ मटेरियल नेचुरल गैस यूज़ होता है। फिर ट्रांसपोर्ट फ्यूल की तरह, कुकिंग फ्यूल की तरह बहुत सारा यूज़ है इस नेचुरल गैस का, ठीक है। इसको आप तैयार कर लेंगे, आगे आ जाइए। फिर यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल W होगा यहाँ पे कि विद द एक्सपेंशन ऑफ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोकल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन COD नेटवर्क, यहाँ पे COD नहीं होगा, यहाँ पे CGD होगा, मतलब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पे ये गलत से लिख दिया है इन्होंने। तो देखिए जैसे जैसे गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने का मतलब जैसे जैसे पाइपलाइंस बिछ रहा है कंट्री में कि गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ सिटी में भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे नेचुरल गैस एक काफ़ी अच्छा ट्रांसपोर्ट फ्यूल और कुकिंग फ्यूल की तरह इमर्ज हो रहा है। ट्रांसपोर्ट फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और कुकिंग फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ PNG पाइप्ड नेचुरल गैस होम्स में। तो इस रूप में नेचुरल गैस का अब यूज़ किया जाने लगा है, ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखा है। फिर आगे देखिए, पाया कहाँ पे जाता है, तो वही मुंबई हाई जहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है, वहीं पर नेचुरल गैस का भी रिजर्व है। और साथ ही साथ वेस्ट कोस्ट में जितने भी मुंबई हाई जैसे फील्ड है, जिसको एलाइड फील्ड बोला जाता है, वहाँ पे भी ये पाया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ गुजरात में जो कैम्बे बेसिन है, यहाँ पे भी ये नेचुरल गैस पाया जाता है। और बात करें ईस्ट साइड का, तो कंट्री का जो ईस्ट साइड है, वहाँ पे जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, वहाँ पे भी नेचुरल गैस का रिजर्व पाया गया है। चलिए अब बात करते हैं एक इसके बारे में, पाइपलाइन के बारे में, जिसका नाम है HVJ पाइपलाइन। फुल फॉर्म अगर बात करें तो फुल फॉर्म है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्ट किया है गेल ने, पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे। पहला तो फुल फॉर्म, दूसरा बात ये कि इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया है, गेल ने, ठीक है। ये किसको किसको लिंक करता है, तो ये दो गैस फील्ड, एक है मुंबई और बसिन, ये दो गैस फील्ड को लिंक करता है फर्टिलाइजर, पावर और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। इसको आप मैप में अच्छे से समझते हैं। देखिए इस मैप में जो ब्लैक लाइन से आपको ये दिखाया गया है, ये वही पाइपलाइन है, ठीक है, HVJ पाइपलाइन, जो किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, मुंबई हाई और बेसिन, यहाँ पे जो नेचुरल गैस का जो फील्ड है उसको कनेक्ट कर रहा है कंट्री के अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग और जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये कंट्री का वेस्टर्न पार्ट है और ये कंट्री का नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है। तो इन दोनों पार्ट में जितने भी इंडस्ट्रीज़ है उसको सब ये पाइपलाइन कनेक्ट कर रहा है। समझे कि नहीं ये बात? चलिए वापस आते हैं टेक्स्ट पे, एक बार फिर पढ़ते हैं तो आपको क्लियर होगा कि जो हजीरा वाजीपुर और जगदीशपुर ये जो गैस पाइपलाइन है, इसको गेल ने कंस्ट्रक्ट किया था। ये लिंक कर रहा है मुंबई और बसिन गैस फील्ड को विद वेरियस फर्टिलाइजर, पावर और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। अब आपको क्लियर हुआ ये बात? चलिए इसका लेंथ कितना है, 1700 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा लेंथ है, ठीक है। तो इस पूरा बात आप इसके बारे में याद कर लेंगे। फिर ये जो आर्टरी है, आर्टरी, अब आप सोच रहे होंगे आर्टरी क्या है। हमारे शरीर में तो नस है ना, आर्टरी वेन्स पढ़ा होगा आपने साइंस में, हम आपको पढ़ाए हैं। तो इस पाइपलाइन को भी आर्टरी कहा गया है कंट्री का, ठीक है। मतलब लगभग इसमें ब्लड सप्लाई हो रहा है, इतना इंपॉर्टेंट ये फ्यूल है। तो ये आर्टरी एक इम्पेटस यानी ग्रोथ प्रोवाइड किया है टू द इंडियन गैस मार्केट को, ये पाइपलाइन, ठीक है। ओवरऑल इंडिया जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, वो एक्सपैंड कर दिया है 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है गैस इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे शुरुआत हुआ था 1700 किलोमीटर पाइपलाइन सबसे पहले बिछा के शुरुआत किया गया है, लेकिन अब ये कितना हो गया है, 18,500 किलोमीटर पूरा हो चुका है हमारे कंट्री में, इतना लंबा पाइपलाइन बिछ चुका है। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी ये पाइपलाइन का लेंथ लगभग 34,000 किलोमीटर पहुँच जाएगा, ठीक है। ये सब बात यहाँ पर बोला गया है। तो जितना हम अंडरलाइन किए हैं उतना आप प्रिपेयर कीजिए। बाकी इस टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब अगर आपको एक जगह पे चाहिए तो आपको मेरे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.cbsecguidance.com। यहाँ पे आपको एक जगह पे सारा क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएगा। फिलहाल अभी आप सिर्फ समझते चलिए और जैसे हम अंडरलाइन किए हैं वैसे अंडरलाइन करते चलिए, यही आपका नोट्स होगा, ठीक है। चलिए आते हैं लास्ट कन्वेंशनल सोर्स पे, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का तो वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है टूडेज़ वर्ल्ड में। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी कि हम लोग कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो किससे मापते हैं, ये देख के मापते हैं कि वो कंट्री में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है।
पर कैपिटा मतलब हर एक इंसान कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, ये देख के हम बोल सकते हैं कि कौन सा कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है और कौन सा कम डेवलप्ड। मान लीजिए 2 कंट्री है, यहाँ पे एक इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और ये दूसरा कंट्री जहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन कम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एनर्जी ज़्यादा डेवलप है और ये कम डेवलप्ड है ये कंट्री। ठीक है, चलिए। इलेक्ट्रिसिटी को मेनली 2 तरीके से जनरेट किया जाता है। एक है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम पानी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और दूसरा है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को यूज़ करके जनरेट करते हैं। इन दोनों के बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, ये जनरेट किया जाता है बाई फास्ट फ्लोइंग वाटर। ठीक है, वाटर से इसको जनरेट करते हैं, और वाटर हमें पता है क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, समझे। जबकि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसको हम जनरेट करते हैं बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इन तीनों को यूज़ करके जनरेट करते हैं, और हमें पता है कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स है, समझे कि नहीं। फिर अगला पॉइंट ये है कि इंडिया में बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, जैसे कि बाकरा नंगल, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट। ये सभी प्रोजेक्ट में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी पानी का यूज़ करके बने या फिर इन सब चीज़ों का यूज़ करके बने, फाइनल जो इलेक्ट्रिसिटी बना वो सेम ही होगा, किसी भी सोर्स से वो बन रहा है तो। ठीक है, तो एग्जाम में इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो 3 पॉइंट का डिफरेंस आप तैयार कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन सब चीज़ों वाटर से जनरेट किया जाता है, हाँ, बाई फास्ट फ्लोइंग वाटर। और इसका पहला पॉइंट में लिखेंगे कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट में आप लिखेंगे कि इसका जो सोर्स है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, ये जो फास्ट फ्लोइंग वाटर है ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। और इसका लिखेंगे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का कि इसका जो इसमें जो रिसोर्स यूज़ होता है ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिख देंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चूँकि ये रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज़ करता है तो ये पॉल्यूशन फ्री है, उतना पॉल्यूशन नहीं करता है। लेकिन थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में इन सब चीज़ों का यूज़ होता है तो बहुत धुआं निकलेगा, तो ये पॉल्यूशन कॉज करता है। तो ये 3 पॉइंट का डिफरेंस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में आप प्रिपेयर कर लेंगे, हो जाएगा इतना काम। चलिए, ये हमने ख़त्म कर लिया। बाकी यहाँ पे मैप में दिखाया हुआ है, तो मैप के लिए अलग से वीडियो आ जाएगा, अभी मैप स्किप करते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें लिखा है कि हमारे कंट्री में एनर्जी का कंजम्पशन इतना बढ़ चुका है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस पे। ठीक है, इसके साथ साथ जो ये पेट्रोलियम है और जो नेचुरल गैस है, इन सब का प्राइस जो है काफ़ी बढ़ते जा रहा है और इनका शॉर्टेज होते जा रहा है। ठीक है, इससे क्या हुआ है कि अनसर्टेनिटी डेवलप हो गया है कि फ्यूचर में ये एनर्जी सप्लाई ऐसे ही मेंटेन रहेगा कि नहीं। और जैसे ही एनर्जी के ऊपर सवाल अगर खड़ा होगा तो इससे हमारा जो नेशनल इकोनॉमी का जो ग्रोथ है, कंट्री का जो ग्रोथ है, वो उस पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम फॉसिल फ्यूल्स का ऐसे ही यूज़ करते रहे तो इससे काफ़ी सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड टू यूज़ रिन्यूएबल सोर्सेज, एनर्जी सोर्सेज। ये सब प्रॉब्लम्स देखते हुए हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमें अब क्या करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ मूव करना पड़ेगा, जैसे कि सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। ये सब सोर्सेज पर अब हमें डिपेंड होना पड़ेगा। ऐसे ही सोर्सेज को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स जो आप याद रखेंगे कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस है कन्वेंशनल वाले का। तो एक तो उनका प्राइस बढ़ रहा है, उनका शॉर्टेज होते जा रहा है। ठीक है, फ्यूचर में एनर्जी सप्लाई का जो सिक्योरिटी है, मतलब आश्वासन है कि हमें एनर्जी मिलेगा कि नहीं फ्यूचर में, ये काफ़ी अनसर्टेन हो चुका है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमी भी हैम्पर हो रहा है, इसके साथ साथ सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रहा था। ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है कन्वेंशनल वाले लोग, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का। ठीक है, इसीलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की तरफ जाना पड़ेगा। चलिए, तो अब हम एक एक करके स्टडी करना स्टार्ट करते हैं नॉन कन्वेंशनल को। सबसे पहला है
न्यूक्लियर या फिर इसको एटॉमिक एनर्जी भी बोलते हैं। एटम समझते हैं, एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसको एटम कहते हैं, ठीक है। देखिए ये जो एनर्जी है इसको ऑब्टेन किया जाता है बाय ऑल्टरिंग यानी चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। एटम्स का स्ट्रक्चर आपको पता है, बीच में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन, फिर उसके बाहर होता है सेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब आप इस स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं ना तब एटॉमिक एनर्जी आपको मिलता है या फिर न्यूक्लियर एनर्जी मिलता है, ठीक है। व्हेन सच ऑल्टरेशन इज मेड, ऑल्टरेशन यानी चेंज, जब ऐसा चेंज करते हैं किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो मच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलता है और इसी एनर्जी को हम यूज़ करके इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, ये काफ़ी रेडियो एक्टिव होते हैं और इन्हीं का यूज़ करके न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये सब आपको हायर क्लासेस यानी 11, 12 साइंस में पढ़ने को मिलेगा, इसके ऊपर एक चैप्टर ही मिलेगा, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। चलिए, तो ये जो यूरेनियम और थोरियम है ये कहाँ पे मिलता है हमारे कंट्री में, झारखंड और राजस्थान में जो अरावली रेंजेस है यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फिर इसके अलावा जो केरला में मोनाजाइट सैंड है ये भी काफ़ी रिच है थोरियम में, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। चैप्टर के एंड पे इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। याद रखिएगा कि मोनाजाइट सैंड जो है केरला में, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट मिलता है, थोरियम, ठीक है। चलिए, तो इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी से। अब आ जाइए सबसे इम्पॉर्टेंट नॉन कन्वेंशनल सोर्स के ऊपर जो कि है सोलार एनर्जी। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री का मतलब क्या होता है बताइए। ट्रॉपिक्स आपको पता है, ये अगर मान लीजिए ग्लोब है तो बीच में एक लाइन जाता है इक्वेटर जिसको बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इसके नीचे यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो रीजन है ना, इक्वेटर के पास वाला रीजन, दोनों ट्रॉपिक के बीच का जो रीजन है इसी को ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो इंडिया का लोकेशन कहीं यहाँ पे है, तो इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री बोलने का मतलब है कि यहाँ पे सनलाइट अच्छा खासा पड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इट हैज़ इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी। हमारे कंट्री के पास सोलर एनर्जी को यूज़ करने का काफ़ी अच्छा मौका है। इसमें हम एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये क्या करता है, सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में, समझे। फिर और देखिए क्या क्या एडवांटेजेस है सोलर एनर्जी का। तो देखिए लिखा है कि सोलर एनर्जी इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरिया। सोलर एनर्जी मानो एक आशीर्वाद की तरह है, खासकर से रूरल और रिमोट एरिया में, ठीक है। सम बिग सोलर पावर प्लांट्स जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है कंट्री के डिफरेंट पार्ट में, जिससे क्या होगा कि जो डिपेंडेंस है रूरल हाउस होल्ड का फायरवुड और डंग केक्स पे वो काफ़ी रिड्यूस होगा। हमें पता है कि इंडिया का जो रूरल पार्ट है वो मैक्सिमम अपना एनर्जी नीड फायरवुड, लकड़ी जला के और गाय का गोबर यूज़ करके पूरा करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि ये दोनों का यूज़ करते रहना ठीक नहीं है, समझे। तो जब हम रूरल एरिया में सोलर पावर प्लांट्स लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि उनको एनर्जी यहाँ से मिल जाएगा, उनको फायरवुड, लकड़ी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, इससे फॉरेस्ट बचेगा। डंग केक्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, जिससे कि इसको हम मैन्योर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में। तो देखिए वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि इससे क्या होगा, विल कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। जब हम फायरवुड यूज़ नहीं करेंगे तो जंगल बचेगा, जिससे हमारा इन्वायरमेंट कंजर्व होगा, ठीक है। और जब हम डंग केक यूज़ नहीं करेंगे तो इससे हमें एडिक्वेट सप्लाई मिलेगा मैन्योर का, जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। बात अगर ही समझ रहे हैं। चलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हाउ कैन सोलर एनर्जी सॉल्व द एनर्जी प्रॉब्लम टू सम एक्सटेंट इन इंडिया। सोलर एनर्जी जो है कैसे एनर्जी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। तो सबसे पहला ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होगा। इसके साथ साथ ये सब कुछ एडवांटेजेस है कि रूरल एरिया में ये सब एडवांटेज वो देगा ही। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख देंगे इसमें, ठीक है। फिर इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन आया है इस बार का सैम्पल पेपर में। आपसे क्वेश्चन पूछे हैं वो लोग कि सजेस्ट एनी 2 वेज टू इम्प्रूव द वे यूसेज ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का जो यूसेज है उसको और बढ़ावा देने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको मन से देना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तो नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम कुछ तरीके लिखे हैं जिससे कि सोलर एनर्जी का यूसेज को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला जो सोलर पैनल्स है जिसमें फोटोवोल्टाइक सेल्स का यूज़ होता है, उसका प्राइस कम कर दीजिए जिससे कि आम लोग भी इसका यूज़ कर पाए, ठीक है।
यूज़ ऑफ इफ़िशिएंट सोलर पैनल मॉडल्स को ज़्यादा इफ़िशिएंट बनाइए, मतलब मैक्सिमम सन का एनर्जी को वो यूज़ करे और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करे, ठीक है, उसको इफ़िशिएंट बनाइए। फिर सबसे मेन पॉइंट है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कीजिए कि ये कैसे अच्छा है उनके लिए, ठीक है, अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी ईजी होना चाहिए जिससे कि लोग प्रेरित होंगे इसको यूज़ करने के लिए। और साथ ही साथ अवॉइड इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स इन शेडेड एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पे धूप ही नहीं आता है तो वहाँ पे सोलर पैनल्स ना लगाया जाए, फालतू में पैसा वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ तरीका है जिससे कि हम सोलर एनर्जी का यूसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब आप तैयार कर लेंगे। चलिए अब आ जाते हैं आगे है यहाँ पे विंड पावर। यहाँ पे देखिए फ़ोटो में दिखाया गया है कि कैसे सोलर पैनल का यूज़ करके यहाँ पे बल्ब जलाया गया है, ठीक है। चलिए विंड पावर में देखते हैं। विंड पावर में ज़्यादा कुछ बोला नहीं गया है, इससे भी क्वेश्चन भी ना के बराबर आता है, फिर भी देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। पहला पॉइंट है कि इंडिया में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है विंड पावर को यूज़ करने का। दूसरा बात यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया का जो लार्जेस्ट विंड फार्म है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, फ्रॉम नागरकोइल टू मदुराई, इस एरिया में, ठीक है। अब याद कर लेंगे, 1 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, ये सब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे विंड फार्म्स अच्छे खासे लगे हुए हैं। फिर अगला पॉइंट है नागरकोइल, यही वाला, ठीक है, एंड जैसलमेर, राजस्थान में, यहाँ पे काफ़ी अच्छा यूज़ किया जाता है विंड एनर्जी का। ये दो ऐसे प्लेस हैं, तो नाम याद कर लेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। इतना ही था विंड एनर्जी से रिलेटेड। अब आ जाइए बायोगैस पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए श्रब्स का मतलब होता है झाड़, ठीक है। फिर फार्म वेस्ट और एनिमल और ह्यूमन वेस्ट, ठीक है, इन सब को यूज़ करके हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, बायोगैस। और इसी बायोगैस को यूज़ कर सकते हैं फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में खासकर से लोग अपने घरों में इस बायोगैस का यूज़ करके खाना बना सकते हैं, बाकी जो भी ज़रूरत है वो पूरा कर सकते हैं। तो होता क्या है कि ये सब जो है ना, झाड़, फार्म का वेस्ट, एनिमल वेस्ट या फिर ह्यूमन वेस्ट, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है जो लिविंग थिंग्स ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। जब ये सब सड़ते गलते हैं, जब इनका डिकम्पोजिशन होता है तो एक गैस निकलता है, ठीक है, जिसको बायोगैस बोलते हैं। ये गैस का जो थर्मल इफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब ये जल के काफ़ी अच्छा एनर्जी देते हैं कंपेयर टू केरोसिन, डंग केक और चारकोल, ठीक है। तो ये सब जो काम है इसको इन सब को डिकम्पोजिशन करवाने का काम कहाँ पे होता है, बायोगैस प्लांट में होता है। तो ऐसे बायोगैस प्लांट क्या तो लोग अपने अकेले भी लगा सकते हैं अगर उतना पैसा है तो, या फिर कोऑपरेटिव रूप में, यानी कुछ लोग आपस में मिल के एक बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं और वहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर म्युनिसिपल यानी जो वहाँ का लोकल गवर्नमेंट है वो खुद एक बायोगैस प्लांट लगा के वहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और ऐसे बायोगैस प्लांट जो कैटल डंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, गोबर यूज़ करते हैं, तो उसको बोला जाता है गोबर गैस प्लांट इन रूरल इंडिया, ठीक है। मतलब जब भी आप गोबर गैस प्लांट सुने तो आप समझिएगा कि ये बायोगैस प्लांट है, यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, सिर्फ कैटल डंग यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए दिस प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट टू द फार्मर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मैन्योर। ये बायोगैस का यूज़ करने से फार्मर्स के लिए 2 बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि फार्मर को एनर्जी मिल जाता है बायोगैस से, और दूसरा बेनिफिट ये है कि देखिए आप जब ये काऊ डंग हो गया या फिर एनिमल ह्यूमन वेस्ट हो गया, ये सबको जब आप डिकम्पोज करेंगे, सराएंगे, गलाएंगे, तो गैस तो निकलेगा लेकिन कुछ मैटर बचेगा भी। तो ये जो मैटर बचता है ना गैस निकलने का बाद, ये मैटर काफ़ी अच्छा मैन्योर का काम करता है। तो इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मैन्योर मिल जाता है फार्मर को, ठीक है। एक तो ये गैस निकल गया, गैस आप एनर्जी के रूप में यूज़ कर लीजिए, इसको जला के खाना बनाइए, और जो रेसिड्यू बच गया इसको आप मैन्योर की तरह यूज़ कीजिए। बातें अगर समझ रहे हैं तो ये 2 बेनिफिट हो गया है फार्मर को बायोगैस का आने से। तो बायोगैस अभी तक के लिए तो मोस्ट इफ़िशियंट यूज़ है कैटल डंग का, ठीक है। तो यहाँ पे बायोगैस का बेनिफिट बताया हुआ है, नंबर 1 इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मैन्योर, और नंबर 2 इट ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ ट्री, क्योंकि लोगों को जब एनर्जी बायोगैस से मिल जाएगा, लोग जब इससे खाना बनाने लगेंगे तो लोग फायरवुड का कंजम्पशन अपने आप कम कर देंगे, और फायरवुड अगर लकड़ी कम जलाएंगे यानी जंगल हमारा बचा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि इट ऑल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ ट्री और मैन्योर, ठीक है, क्योंकि लोग अब डायरेक्ट गोबर एग्रीकल्चर में नहीं यूज़ करके क्या यूज़ करते हैं, ये मैन्योर यूज़ करते हैं, जिससे कि फर्टिलिटी भी बढ़ जाता है, मतलब खेत उपजाऊ हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ बेनिफिट है बायोगैस का। समझे कि नहीं समझे, एक बार मतलब यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं। देखिए इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मैन्योर, समझ गए। नंबर 2 इट ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ ट्री,
ठीक है, एंड मैन्योर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड एंड काउ डंग केक्स। समझे? लॉस ऑफ ट्री, जब फ्यूल वुड ही हम नहीं जलाएंगे तो लॉस ऑफ ट्री बच जाएगा, और जब हम काउ डंग केक्स का यूज़ ही नहीं करेंगे हमें एक अच्छा मैन्योर मिलेगा जब हम बायोगैस बनाएंगे तो। चलिए, इतना पॉइंट आप तैयार रखेंगे यहाँ से। अब आ जाइए अगले में, जो कि है टाइडल एनर्जी। टाइड समझते हैं, हाई टाइड होता है, लो टाइड होता है। जब समुद्र में पानी का लेवल बढ़ जाए तो हाई टाइड बोलेंगे, पानी का लेवल कम जाए तो लो टाइड बोलेंगे। तो इसी को यूज़ करके एक एनर्जी निकाला जाता है। वो कैसे होता है देखिए। ओशनिक टाइड का हम यूज़ करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है वो समझते हैं। हाँ, देखिए, मान लीजिए ये ओशन लेवल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बीच में एक बराज बना दिया जिसको फ्लड गेट डैम्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों स्लाइस गेट है यहाँ पे, और बीच में हमने एक टरबाइन रखा है जो रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये टरबाइन है मान लीजिए, और ये क्या है, बराज है, स्लाइस गेट है दो। और मान लीजिए जब हाई टाइड आया तो ओशन का लेवल यहाँ तक है, हाई टाइड आया, पानी यहाँ तक पहुँच चुका है, सब जगह पानी पानी है। अब मान लीजिए हाई टाइड आया तो पानी पूरा यहाँ तक है, अब लो टाइड आ गया, ठीक है। लो टाइड आया तो पानी का लेवल क्या है, नीचे जाएगा। तो जैसे ही लो टाइड आएगा हम क्या कर देंगे, यहाँ का गेट जो है इसको बंद कर देंगे, ठीक है। गेट बंद करने से क्या होगा, ये पानी तो नीचे जा रहा है, ठीक है, और ये पानी जो हाई टाइड में ऊपर आ गया था, इधर ज़मीन है, ठीक है, हाई टाइड में ऊपर आ गया था, यहाँ गेट बंद करने की वजह से ये पानी यहाँ पे जमा हो गया, और ये पानी लो टाइड की वजह से नीचे चला गया। समझ रहे हैं? अब हम क्या करेंगे, ये जब ये पानी पूरा नीचे चला जाएगा, यहाँ तक मान लीजिए अब समुद्र का, ओशन का लेवल आ गया, अब हम इस गेट को खोल देंगे। गेट खोलने से क्या होगा, ये पानी अब यहाँ से पास होगा, और जैसे ही यहाँ से पास होगा यानी ये टरबाइन को रोटेट कर देगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? एक बार अगर हम बड़ा करके बनाए, यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पे ओशन था और यहाँ पे ऐसे करके ज़मीन है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक बराज स्लाइस गेट बना दिया, ठीक है, और बीच में यहाँ पे टरबाइन है, ठीक है, बीच में यहाँ पे टरबाइन है। जब हाई टाइड आया तो ओशन का लेवल मान लीजिए यहाँ तक बढ़ गया, ये सब पूरा पानी ही पानी, पानी ही पानी। अब लो टाइड आएगा तो समुद्र का जो लेवल है पानी का वो कम जाएगा। तो जैसे ही लो टाइड आएगा ना, ये पानी का लेवल जब कम होना स्टार्ट होगा तो हम क्या कर देंगे, ये गेट बंद कर देंगे। गेट बंद करने से ये पानी इधर जमा ही रह जाएगा, जबकि ये पानी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गेट खोलेंगे, तब ये पानी जो है अटका हुआ पानी ये यहाँ से पास होना स्टार्ट होगा। जैसे ही पास होगा तो ये टरबाइन से गुजरेगा, टरबाइन रोटेट होगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से टाइडल एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा है कि जब हाई टाइड आता है तो वाटर फ्लोज थ्रू द इनलेट, उस गेट के जरिए पानी जाता है और एक जगह ट्रैप हो जाता है जब हम गेट को बंद कर देते हैं। जैसे ही टाइड जब लो हो जाता है तो क्या होता है, जो वो फ्लड गेट पानी को जो रोका हुआ था वो वापस एक पाइप के जरिए जाने लगता है, जो एक टरबाइन को रोटेट कर देता है और पावर जनरेट हो जाता है। समझे? चलिए, तो अभी तक हमने समझ लिया ये टाइडल एनर्जी काम कैसे करता है। अब समझते हैं कि ये इंडिया में कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो जो भी गल्फ़ रीजन है, जैसे कि गल्फ़ ऑफ खम्बट हो गया, गल्फ़ ऑफ कच्छ गुजरात में, वेस्टर्न कोस्ट में, फिर सुंदरबन रीजन का जो गंगेटिक डेल्टा है तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये सब यहाँ पे आइडियल कंडीशंस है टाइडल एनर्जी यूज़ करने के लिए, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आ जाइए जियोथर्मल एनर्जी पे। इसको अगर ब्रेक डाउन कीजिए तो जियो समझ रहे हैं अर्थ, और थर्मल मतलब हीट, ठीक है। अर्थ का हीट से एनर्जी यहाँ पे डेवलप होता है। पढ़ते हैं, यहाँ पे पहले लिखा है कि जियोथर्मल एनर्जी रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर में जो हीट है उस हीट का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। अब कैसे होता है ये देखिए। अर्थ जो है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ज़मीन के नीचे, वैसे वैसे अर्थ जो है गर्म होता जाता है। आप पाएंगे कि नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है, इंक्रीजिंग डेप्थ के साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक है। और एक टर्म है यहाँ पे जिसको बोलते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट। जियोथर्मल ग्रेडियंट मतलब किस रेट से नीचे जाने से टेम्परेचर बढ़ता है। तो जहाँ पे जियोथर्मल ग्रेडियंट ज़्यादा है, मतलब जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर भी और तेज़ गति से बढ़ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे जियोथर्मल ग्रेडियंट ज़्यादा होता है वहाँ पे कम हाइट में ही आपको अच्छा खासा टेम्परेचर मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे इलाकों में जो वहाँ के ग्राउंड वाटर होते हैं वो इस हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ग्राउंड वाटर जो रॉक्स में ट्रैप्ड है वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं। ये ग्राउंड वाटर इतने गर्म हो जाते हैं कि जब ये ग्राउंड वाटर सरफेस पे आते हैं ना तो ये तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है।
और इसी वेपर यानी स्टीम को यूज़ करके हम टरबाइंस रोटेट कर लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। बात अगर आई समझ रहे? चलिए फिर आगे देखिए। तो इंडिया में लगभग 100 ऐसे हॉट स्प्रिंग्स है जिसका हम यूज़ करके जियोथर्मल एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट लॉन्च भी किया हुआ है जिससे हम जियोथर्मल एनर्जी को डेवलप करेंगे। एक आपका है पार्वती वैली नियर मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश और दूसरा है लोकेटेड है पूगा वैली लद्दाख में। ठीक है, तो ये हम यूज़ करना स्टार्ट किए हैं अभी। चलिए, तो इसी के साथ हमने जो सारा जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज था एनर्जी का वो हमने ख़त्म कर लिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना क्यों ज़रूरी है और कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। ठीक है, देखिए इतना तो हमें पता है कि अगर कंट्री का डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उसमें एनर्जी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इकोनॉमी का हर एक सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, डोमेस्टिक्स, ठीक है, सब जगह क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। यहाँ तक कि हमारा इंडिपेंडेंस का बाद जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स बना सब में कहीं ना कहीं एनर्जी का यूज़ बहुत ज़्यादा था। ठीक है, जितना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स इंप्लीमेंट हो पाएगा। तो एज ए रिजल्ट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म्स हैज़ बीन स्टडीली राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री में एनर्जी का कंजम्पशन लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए एक अर्जेंट नीड है कि हम क्या करें, एक सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट डेवलप करें। सस्टेनेबल बोलने का मतलब ऐसा चीज़ जो चलता ही रहे, कभी ख़त्म ना हो। जो चीज़ हम आज यूज़ कर रहे हैं वो हमारे आने वाले बच्चे, फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर पाए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? प्रोमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये कर सकते हैं जिससे कि सस्टेनेबल एनर्जी का जो हमारा गोल है वो हम पूरा कर पाए। ठीक है, इसके अलावा इंडिया आज के डेट में एक ऐसा कंट्री है जो काफ़ी लीस्ट एनर्जी इफ़िशिएंट है, मतलब हम एनर्जी काफ़ी वेस्ट करते हैं। ठीक है, बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक कॉशियस अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा फॉर द जुडिशियस यूज़ ऑफ आवर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। कॉशियस का मतलब होता है केयरफुल। एक केयरफुल अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा फॉर द जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है विदाउट एनी वेस्ट, बिना वेस्ट किए जितना भी हमारा लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज है उसको हम यूज़ करें। ठीक है, और एज अ कंसर्न सिटीज़न हम अपने लेवल पे भी कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अपना पर्सनल व्हीकल्स। ठीक है, अपना गाड़ी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें जिससे कि एनर्जी का कंजम्पशन कम होगा। फिर स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़, ये तो बच्चे को पता है। फिर यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस यूज़ कीजिए। इसके अलावा जितने भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे कि हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, और जितना हम एनर्जी बचाएंगे उतना ही हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, क्योंकि एक कहावत है एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। हम एनर्जी बचाएंगे मतलब हमने क्या कर दिया? एनर्जी प्रोड्यूस कर दिया। ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। आपको एग्जाम में ये सिंपल सा स्टेटमेंट देंगे कि एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, और बोलेंगे एसेस द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के बारे में कुछ बताइए कितना सही है कितना गलत। तो आपको पूरा यहाँ से लेके ये पूरा पैरा लिख देना है। ठीक है, कि इंडिया आज के डेट में लीस्ट एनर्जी इफिशिएंट कंट्री है, हमें ये करना पड़ेगा एज ए सिटीजन। हम ये सब फिर ये सब फिर ये सब और ये सब कर सकते हैं, ये सबको पॉइंट वाइज लिख देना है। ठीक है, फिर इसके अलावा इस बार सैम्पल पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि सजेस्ट एनी 2 वेज टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करने का 2 तरीका बताइए। तो यहाँ पे हम बहुत सारा अंडरलाइन किए हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। कोई भी 2 लिख देना है आपको। ठीक है, लेकिन आप तैयार 6 हो कर लीजिए, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आया तो उसमें आप लिखेंगे। ठीक है, फिर एनर्जी क्यों कंजर्व करें तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पॉइंट है, ये एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, फिर दूसरा ये। ठीक है, ये सब कुछ आप पॉइंट लिख सकते हैं वहाँ पे। चलिए, इसी के साथ ये पूरा चैप्टर एंड हो जाता है हमारा। बात करें कुछ क्वेश्चंस पे, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम यहाँ से कर चुके हैं, ये बाकी है। चलिए, इसका आंसर दीजिए, अब आप सकेंगे इसको। लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज कॉन्टेंट इन द मोनाजाइट सैंड। बताइए, हम बोले थे आपको पूछेंगे लास्ट में, तो अगर आपने इसका आंसर थोरियम दिया है तो आप बिल्कुल राइट है। चलिए, फिर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में डिफरेंस पूछा है, तो हम कर ही लिए इसका आंसर। ठीक है, बाकी इसका डिटेल आंसर आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल ये भी हमने देख लिया। सोलर एनर्जी क्यों ब्राइट फ्यूचर है, मतलब इसका एडवांटेज इसमें बता देना है। ठीक है,
और यहाँ से कुछ क्वेश्चन छूटा था, ये देखिए, ये रहा, फाइनेस्ट आयरन ओर विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अच्छा ये तो हो गया था, ये छूटा था, हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, हाईएस्ट क्वालिटी कोल का बताइए कौन सा था। अगर आपने इसका आंसर एंथ्रासाइट दिया है तो आप बिल्कुल राइट है। 4th नंबर अक्रॉस, यानी ये वाला एंथ्रासाइट, ANTHRACITE, ठीक है। फिर और कौन सा छूटा था, यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ पे है, जियोलॉजिकल एज ऑफ कोल फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो कोल पाए जाते हैं उसका जियोलॉजिकल एज कौन सा एज वाला है वो, तो वो है टर्शियरी एज वाला, TERTIARY, समझे कि नहीं, जो कितना पुराना है, लगभग 55 मिलियन ईयर्स अगो, इतना पुराना है, समझे। चलिए, तो इतना चीज़ आप प्रिपेयर कर लीजिए, काफ़ी होगा। बाकी इसका पूरा जो सारा क्वेश्चंस आपको बता ही चुके हैं, मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा www.cbscguidanceweb.com, ठीक है, इस पर जाएंगे, एक जगह पे मिल जाएगा आपको। चलिए एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। कोई अगर मन में कन्फ्यूजन या फिर डाउट रह गया है तो कमेंट करके बेझिझक पूछिए आप, ठीक है, हम कोशिश करेंगे वहाँ पे आंसर देने का। और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, और बाकी वीडियोज़ देखिए, आपको उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।